Welcome, my dear students. In this session, we'll be discussing the questions of CSAT from MPPCS examination 2023. ठीक है, और अगर तुमने अब तक कनेक्ट नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, और इफ यू ऑलरेडी सब्सक्राइब तो फिर बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर देना और अगले अपडेट्स, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर्स? प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? जब हम विषम प्राकृतिक संख्याओं को ऐड करते हैं, प्रथम 20 कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7, और जनरल फॉर्म क्या होता है ऑड नेचुरल नंबर्स का? 2k-1 या 2n-1, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। तो जो 20th वैल्यू होगी उसके लिए n होगा 20, यानी कि लास्ट वैल्यू आ जाएगा हमारा 39। तो 1 से लेकर 39 तक का हमें सम करना है। जनरल फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, यानी कि 20 पुट कर दोगे 20 का स्क्वायर, यानी कि 400 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। और अदरवाइज कैसे करते? फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट 39, और ये एक समांतर श्रेणी बन रही है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, तो एवरेज क्या आएगा? एवरेज आएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी कि 1 + 39 डिवाइडेड बाई 2, ये तो एवरेज हो गया। और इस औसत में गुणा कर दोगे, कितनी संख्या है? 20 संख्या है, तो गुणा कर दोगे 20 से, तो आ जाएगा 40 × 10 एंड हैज 400, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, how many such numbers are there between 1 and 100, each of which is not only completely divisible by 4 but also contains 4 digits? 1 से 100 तक के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक 4 से न केवल पूर्णतया विभाजित होती है बल्कि 4 एक अंक के रूप में भी आता है? 4 से विभाजित भी होनी चाहिए और 4 एक अंक के रूप में भी आना चाहिए उसमें। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? स्टार्ट करें, सबसे छोटी तो 4 है, 14 होगा नहीं, 24 हो जाएगा, 24 होगा, 34 नहीं होगा, 44 हो जाएगा। बट अगर 44 हो रहा है तो ध्यान ये देना है यहाँ पे कि 4 से डबल डिजिट सेकंड डिजिट पे आ रहा है, 10 डिजिट पे आ रहा है, दहाई की जगह पे आ रहा है, यानी कि 40 भी होगा, 40, 44, 48, इसके बाद में 54 नहीं होगा, 64 होगा, और फिर 84 होगा। तो ये हमारे सारे के सारे नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स होंगे, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 से डिविजिबल भी है और 4 एज अ डिजिट भी है, उसमें दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 7 आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 9 और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/2, तो नंबर्स क्या होंगे? यदि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है तो संख्याएं क्या होगी? योग 9 है, अगर संख्याएं हम x और y मान लेते हैं तो x और y का जो योग है वो तो 9 है, और रेसिप्रोकल क्या होंगे? 1/x + 1/y होगा, और इनका योग है 1/2, 1/2 होगा। ठीक है, जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा x और y, x × y हर में, और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा x + y। अब x + y तो 9 है, तो अगर हमारा अल्टीमेटली रिजल्ट 1/2 आ रहा है तो 9/18 होना चाहिए, 9/18 होना चाहिए, तभी तो 1/2 होगा, यानी x और y का जो गुणनफल है वो 18 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट हमारा 18 आना चाहिए। देख लो, सम 9 आना चाहिए, सम 9 तो सभी में आ रहा है, प्रोडक्ट 18 आ रहा है सी में, तो सी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। 6 and 3 नंबर्स हो जाएंगे हमारे, यानी 1/6, और चाहते हो डायरेक्टली ऑप्शन से भी जा सकते थे, 1/6 + 1/3 कर देना था, 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर डिटेल्स ऑफ अ फैमिली। If total expenditure on food is ₹4800, then how much is the total expenditure on all the items? फूड पे अगर 30% है, फूड पे है ₹4800, लिखित पाई चार्ट में किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा है। यदि भोजन पे कुल ₹4800 का व्यय हो रहा है तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए का व्यय होगा? फूड पे व्यय हो रहा है 30% का, और 30% बराबर है ₹4800 के, 4800 के। तो अगर 30% 4800 के बराबर है, 10% कितना होगा? 10% हो जाएगा 4800/3, यानी कि 1600, टोटल आ जाएगा 16,000, ऑप्शन बी। या डायरेक्टली कर देते, 4800 30% है तो पूरा हो जाएगा 100%/30%, 100/30, 10 से 10 गया, 3 से बचा है 1600, एक ही बात है, 16,000, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्पेंड्स 65% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव्स ₹525 पर मंथ, देन व्हाट इज हिज मंथली इनकम? राम अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रतिमास ₹525 की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? तो अगर 65% तो वो खर्च ही किया दे रहा है, ये तो खर्च किया दे रहा है, बचेगा कितना? 35%, ये तो सेविंग्स होगा उसका, और सेविंग की वैल्यू हमें दी है ₹525, 525। तो अगर सेविंग्स है ₹525, टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल मंथली इनकम आ जाएगा 525 × 100/35। ओके, 5 से काटोगे ऊपर बचेगा 20, नीचे बचेगा 7, 7 से काटा यहाँ पे, 7 से कितनी बार जाएगा? 7 7 = 49, 7 बार गया, 49 आया, बचा 35, 75, तो 75 × 20 ₹1500, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 27। तो 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स है जिनका कि एवरेज कितना है, औसत कितना है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 27। तो सबसे बड़ी संख्या द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर्स क्या होगा, 27 तो एवरेज आ रहा है हमारा। और अगर 27 एवरेज है तो एक हमारी इवन नंबर होगा, 27 से एक कम, एक होगा एक ज्यादा। और बिल्कुल मिडिल में है 27, यानी कि एक नंबर होगा 26, एक आएगा 28, और फिर 28 से 2 ज्यादा, अगला लार्जेस्ट आ जाएगा 30, और स्मॉलेस्ट 26 से 2 कम, यानी कि 24 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट पूछा था 24 आता, लार्जेस्ट पूछा है तो आएगा 30 आंसर, 30, ऑप्शन सी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। 2 years ago द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 4:3। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमें डिफरेंस जो है डिफरेंस सेम आएगा हमेशा। जब भी एजेस किसी की बढ़ती हुई देखोगे, रेशियो तुम्हें 2 केसेस में गिवन है तो तुम रेशियो देखो, रेशियो का डिफरेंस देखो। 5 और 4 पहले केस में रेशियो आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट है। दूसरे केस में 2 साल बाद क्या हो रहा है, 2 साल पहले रेशियो है 4:3 का, और रेशियो तब भी डिफरेंस हमारा तब भी 1 का ही आ रहा है। डिफरेंस दोनों केसेस में सेम है, यानी कि हम डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। प्रेजेंट में स्टोरी है 5:4 का रेशियो है प्रेजेंट में, और 2 years ago 2 साल पहले की कहानी क्या है, रेशियो 4:3 है। ठीक है, और 2 साल पहले भी डिफरेंस 1 का है और अभी भी डिफरेंस 1 का है, तो डिफरेंस इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अगर डिफरेंस डिफरेंट होता, अलग अलग होता, तो फिर सबसे पहले हम ये जो अंतर है दोनों को बराबर करते। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि 5 यूनिट्स एज है ए का अभी के समय में, प्रेजेंट में है, और 2 साल पहले 4 यूनिट है, यानी कि 2 साल पहले 1 यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है। और 1 यूनिट बराबर कितने के है, क्योंकि प्रेजेंट से 2 साल पहले की बात करें तो दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर है। और क्वेश्चन पूछा प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या होगा, तो 5 यूनिट है, यानी 5 × 2 10 साल होगा, 10 ईयर्स होगा, 10 ईयर्स होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इक्वेशन बनाने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी इक्वेशन नहीं बनानी है। और अगर इक्वेशन बनानी पड़ती तब क्या करते, हम प्रेजेंट में पता है एज है 5x और 4x है बी की, 2 साल पहले एज 2 कम हो जाएगी दोनों केसेस में, ए और बी की। ए और बी की एज का रेशियो आ जाएगा 5x - 2 बाई 4x - 2, और ये बराबर होगा 4/3 के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, बट ऐसे हम नहीं करेंगे इस क्वेश्चन, हम डायरेक्टली डिफरेंस इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आती है, क्लियर है? ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है, कहीं पे भी तुम्हें डाउट हो तो कमेंट वगैरह जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर करना है। ठीक है, और डाउट है तो डेफिनेटली बेहिचक अपना डाउट पूछना है। अगला सवाल करते हैं, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मीडियन माध्यिका ज्ञात करनी है, और माध्यिका क्या है, बिल्कुल मध्य में रहती है। सारे आंकड़ों को हम बढ़ते क्रम में लगाएंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो मिडिल वैल्यू होगा हमारा, वो हमारा माध्यिका होगा, मीडियन होगा। सबसे पहले देखते हैं कितने टर्म्स है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म्स है। 9 टर्म्स में जो 5th टर्म होगा, 5वां टर्म होगा, वो मिडिल वैल्यू होगा। 5th टर्म कैसे निकाला हमने, 9 + 1/2, n+1/2। जब n ऑड होगा तो n+1/2, यानी कि जस्ट मिडिल टर्म। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, 33, 33 को लिख दिया। फिर है 36, ठीक है, 36 को लिख दिया। इसके बाद में आ रहा है 45, फिर आ रहा है 49। ठीक है, क्रॉस इसलिए करते जा रहे हैं सो दैट बाद में पता हो क्या क्या हमने टर्म रिमूव कर लिया, ताकि कहीं पे गलती हो तो वो हम सही कर सकें। फिर आए 52, फिर आएगा 60, इसके बाद में आ रहा है 61, देन 272 आ रहे हैं। ठीक है, 9 टर्म हो गए हमारे। मिडिल टर्म यानी कि 5वां टर्म आ रहा है 52, तो हमारी माध्यिका हो जाएगी ऑप्शन ए 52। क्या बात क्लियर है? ठीक है, 52 हमारी माध्यिका हो जाएगी इस क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन, ओके। और अगर हमें माध्य निकालना होता है, यहाँ पे माध्यिका तो निकल गई, अगर हमें जस्ट इन केस माध्य निकालना होता तो, या बहुलक निकालना होता, यानी मीन निकालना होता और मोड निकालना होता। मोड तो आसान है, मोड यानी कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्या आ रहा है, 72 आ रहा है, तो 72 हमारा मोड आ जाएगा। अगर हमें माध्य निकालना होता तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक संख्या को, बजाय कि सबको जोड़ने के, हम किसी एक संख्या को अपना माध्य मान लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 52 को माध्य मान लेते हैं कि 52 हमारा एवरेज है। फिर देख लेते हैं कि बाकी संख्याओं का विचलन या डेविएशन कितना है उस संख्या से। ठीक है, विचलन या डेविएशन कितना है, पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ में लिखेंगे, निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ में लिखेंगे। समझ लेते हैं इस चीज को कि माध्य निकालेंगे तो कैसे करते हैं। तो 52 का अपने खुद से डेविएशन 0 है, 68 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, +8 लिखेंगे। 61 9 ज्यादा है, 72 20 ज्यादा है, और ये भी 20 ज्यादा है। ठीक है, फिर 49 पे गए, 49 हमारा कितना कम है, 3 कम है, -3। 45 7 कम है, -7। 36 16 कम है, 33 19 कम है, तो -16 और -19। ठीक है, माइनस वालों को सबको एक साथ जोड़ दो, तो कितना आ गया, -19 19 16 35 35 7 42 3 45, यानी -45। और प्लस में आ रहा है 20 20 40 और 17 +57, तो हमारा
एवरेज वैल्यू हमने मारी थी 52, लेकिन डेविएशन कितना है -45 प्लस 57, यानी कि प्लस का 12 आया डेविएशन। और नंबर्स हमारे कितने हैं 9 है, तो डिवाइडेड बाई 9 कर दोगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा 52 प्लस 12/9 है 52 प्लस 4/3, 52 प्लस 4/3, तो ये आ जाएगा 53 सही 1/3, 53.33 ये हमारा मीन आ जाएगा, मीन की वैल्यू या औसत की वैल्यू। औसत हमारा आ जाएगा 53 एंड 1/3, स्लाइटली बड़ा आएगा 52 से। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित को परिमाण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमें घटते हुए क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे बड़ा सबसे पहले, सबसे छोटा सबसे बाद में। सबसे पहले पता तो करना पड़ेगा सबसे बड़ी वैल्यू है कौन सी, सबसे छोटी वैल्यू है कौन सी, इसके बाद ही तो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले पता करते हैं। इस केस में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ओके, तो ऐसे केसेस में क्या करो, हमेशा दो दो को पहले कंपेयर कराओ। ठीक है, सेमीफाइनल मैचेस कराओ, 4 हैं वैल्यूज, तो 5/7 और 3/4 को कंपेयर कराओ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 × 3 कितना, 5 × 4 कितना आएगा 20 आएगा, 20 आया। 7 × 3 21 आया, यानी कि डेफिनेटली पहली वाली संख्या हमारी दूसरी से छोटी है, यानी कि 1 इज लेस देन 2। लेकिन छोटा वाला बाद में आएगा, यानी कि 1 2 के बाद में आना चाहिए। अब देखो कौन से ऑप्शन से 1 2 के बाद में आ रहा है, ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 1 पहले आ रहा है, जबकि पहले बड़ी संख्या आनी चाहिए, यानी पहले 2 आना चाहिए। ठीक है, तो बी हो सकता है आंसर, सी हो सकता है आंसर, डी में भी 1 पहले आ रहा है, तो डी भी आंसर नहीं हो सकता, यानी बी और सी में से कोई एक आंसर है। अब बी और सी में देखो सिमिलरिटी क्या है, 4 और 3 का ऑर्डर सही है। ठीक है, 2 और 1, 2 और 4 को चेक कर लो, 2 और 4 को चेक कर लो। ठीक है, 2 और 4 को चेक कर लो, तो 3/4 और 8/9 को हमने चेक कर लिया। 9 3 27, 4 8 32, यानी कि 32 डेफिनेटली 27 से बड़ा है, तो 27 छोटा है, 27 छोटा है, यानी कि जो चौथी संख्या है वो हमारी सबसे पहले आनी चाहिए, वो हमारी इससे ही पहले आनी चाहिए, 2 से पहले आनी चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो 4 आएगा 2 से पहले, 4 2 से पहले आ रहा है सिर्फ ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर यहाँ पे भी आइडेंटिफाई नहीं होता तो फिर और भी हम टेस्ट कर लेते हैं, 2 और 3 को भी टेस्ट कर लेते हैं, पूरा हमें पैटर्न बन जाता, सारे के सारे नंबर्स को हम आइडेंटिफाई कर पाते। ये तो एक तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का। अब अगर वैल्यूज इतनी सिंपल हो जैसी इस क्वेश्चन में दी हैं, तो अगर तुम्हें परसेंटेज और फ्रैक्शन का कन्वर्जन आता है कि कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। फिर तो ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो रहा है। देखो 5/7 कितना है, 1/7 होता है 14.28%, 5/7 है 71% के आसपास की वैल्यू है। ठीक है, 3/4 है 75%, 75% है। 5/6 है 83.33%, और 8/9 कितना है, 1/9 होता है 11.1%, ये तो ये हो जाएगा 88.88%। तो डेफिनेटली हमको दिख रहा है कि 4 सबसे बड़ा है, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 1, तो 4 3 2 1 हमारा आंसर होगा। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। गड़बड़ ये किया है कि हमारा 4 बड़ा है तो 4 पहले आना चाहिए था, यहाँ पे उल्टा बी में क्यों मार्क कर दिया है, 4 पहले आएगा, बस बोली भी थी पर यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। ठीक है, 4 को पहले आना चाहिए, ऑप्शन सी आंसर आएगा। ठीक है, बिकॉज 4 हमारा बड़ी संख्या आई थी ना, तो बड़ी संख्या पहले आएगी, 4 पहले आएगा 2 से। ये लिखा भी है यहाँ पे, बट इसके बाद भी गड़बड़ कर दिया। ठीक है, समझ गए होगे? ओके, ठीक है, क्लियर है। 4 लेस देन 2 लिख दिया है ना, ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, 4 ग्रेटर देन 2 है भाई, 4 बड़ा है 2 से, तो यहाँ भी 2 बड़ा है, 1 लेस देन 2 है, यानी 2 लेस देन 1 है, 2 ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 लिखने का इसलिए मतलब है क्योंकि अल्टीमेटली हम पहले बड़ा लिखेंगे बाद में छोटा लिखेंगे, तो 4 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1, ये ऑर्डर होगा। ठीक है, और 4 के बाद 3 आएगा। 4 और 3 को कंपेयर हमने किया नहीं डायरेक्टली, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शंस को देखे खट से हमारा आंसर हो गया। अदरवाइज हम 4 और 3 को कंपेयर कर लेते, आंसर कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.359 इंटू 4.351 माइनस 1.641 इंटू 1.641, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 4.359 माइनस 1.641 से। बेसिकली ये क्या है, ऊपर हमें 4.359 का स्क्वायर है, और फिर 1.641 का स्क्वायर है, और डिवाइड बाई 4.359 माइनस 1.641 है। तो अगर हम ए मान लें अपना 4.359 और बी मान लें अपना 1.641, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिवाइड कर रहे हैं इसको ए माइनस बी से। ए माइनस बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी, तो बस इन दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, 4.359 और 1.641 को ऐड कर दोगे, क्लियरली दिख रहा है 6 आ रहा है, पर फिर भी जोड़ लेते हैं। 9 और 1 10, एक हासिल आया, तो 5 4 9 1 10, एक हासिल आया, 6 3 9 1 10, एक हासिल, और 6 6, ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल। अगला क्वेश्चन, अब ये सवाल हमारा डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड है। इफ द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अकरिंग
इन द मिडिल ऑफ द रोड इज मच मोर देन द एक्सीडेंट्स अकरिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड। यदि सड़क के बीच में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या सड़क के किनारे होने वाली दुर्घटनाओं से कहीं अधिक है तो इससे हम क्या करेंगे? क्या हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा या क्या हमें स्टेप लेना पड़ेगा? ठीक है, सड़क के बीच में दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही है बजाय कि सड़क के किनारे। क्या रीजन हो सकता है? या तो स्पीड बहुत फास्ट है, स्पीड हाई है, ज्यादा स्पीड है, गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, एक कारण ये हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है सड़क के बीच में दुर्घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि या तो व्हीकल और व्हीकल में दुर्घटना हो रही है, गाड़ी और गाड़ी में दुर्घटना हो रही है, ठीक है। तो स्पीड बहुत हाई है, अगर स्पीड हाई है तो फिर स्पीड में हमें थोड़ी लगाम लगानी पड़ेगी, लिमिट लगाना पड़ेगा। कैसे लिमिट लगाओगे स्पीड में? गति अवरोधक लगा दो, ठीक है ना, स्पीड ब्रेकर लगा दो। तो अगर स्पीड ब्रेकर हमने लगा दिया तो स्पीड थोड़ी सी लिमिट में आ जाएगी, ब्रेकर ब्रेक हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा है कि अवेयरनेस बढ़ाओ कि एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं तो उसके लिए सिटीजन अवेयर हो। तो दोनों तरीके हमारे सही हैं। ऑप्शन ए आंसर होगा, नागरिकों को जागरूक करें, गति अवरोधक बनाएं, ऑप्शन ए सही होगा। सेलिब्रिटी कार्यक्रम आयोजित करेंगे, ये सही स्टेप नहीं है, ठीक है। अनुमान लगाएं कि सड़क के बीच में चलना अधिक सुरक्षित है, ये तो गलत अनुमान है, पहली चीज गलत हो जाएगा क्योंकि बीच में एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, तो गलत अनुमान हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्यक्रम को स्थगित करना एक प्रशासनिक तरीका है। पोस्टपोनमेंट ऑफ एन इवेंट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव वे ऑफ। अगर हम किसी कार्यक्रम को स्थगित कर रहे हैं यानी कि बाद में करेंगे, पोस्टपोन कर रहे हैं उसको, पोस्टपोन करने का मतलब क्या हुआ कि अभी शायद उसकी तैयारी पूरी तरह से नहीं हुई है, तो और बेहतर तैयारी करके हम उसको बाद में करने वाले हैं। तो टेकिंग टाइम फॉर बेटर प्रिपरेशन, दैट विल बी द आंसर, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, बेहतर तैयारी के लिए समय निकाल रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। जनता को सबक सिखाना बिल्कुल गलत है, जनता को सबक सिखाने के लिए थोड़ी स्थगित करोगे, ठीक है, ऑप्शन ए सही है जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई एसपी नहीं है, ये गलत कथन है, तो इनमें से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? देखो, इफ नो एसएसपी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट देन विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज नेसेसरीली ट्रू। कौन सा नेसेसरली पक्के तौर पे सही है? अगर नो एसएसपी इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, तो नो एसएसपी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? कोई एसपी नहीं है, ये गलत है। यानी कि अगर नो एसएसपी फॉल्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ तो एस जरूर है जो कि पी है, पक्की बात है। अगर कोई एस पी नहीं है, ये गलत है, यानी कि कुछ एस जरूर से जरूर पी होंगे, यानी एस और पी में कुछ तो कॉमन जरूर होगा। तो हमें क्या पक्के से पता है, क्या सर्टेनली पता है कि कुछ एस पी है? दिस इज सर्टेन, ये पार्ट सर्टेन है। सारे भी हो सकते हैं, ठीक है, सारे भी हो सकते हैं, लेकिन कोई नहीं हो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सम एस आर पी, सम एस इज पी, ये हमें पक्की बात पता है, ठीक, क्योंकि आवश्यक रूप से सत्य, नेसेसरीली ट्रू। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। सम एस इज नॉट पी, ये पॉसिबल है, तो कह सकता है डायग्राम देखे कि ये भी दिख रहा है हमको, ठीक है। तो हाँ, ये वाला पार्ट जो एस का है वो पी का पार्ट नहीं है, बट ये पॉसिबल है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ये पूरा का पूरा एस पी के अंदर हो, ठीक है, ये एस ओ पूरा का पूरा पी के अंदर हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी संभव है, ठीक है। लेकिन ये पक्की बात है कि कुछ एस पी है, इसलिए हमारा कंक्लूजन होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए भी पॉसिबल है, जो कि लिखा है सभी एस पी है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, यानी कि सभी पी एस हैं, ये भी पॉसिबल है, ये भी संभव है, दैट ऑल पी आर एस, ठीक है। तो ऑल एस एस पी भी पॉसिबल है, ऑल पी एस भी पॉसिबल है, लेकिन कंफर्म ये है कि कुछ एस तो पक्की बात है, पी एस, सम एस एस पी, दैट इज डेफिनेटली ट्रू, दैट इज नेसेसरली ट्रू, वो तो पक्के से सही है। अगला क्वेश्चन, इफ यू फाइंड दैट द क्वेश्चन पेपर इज टू डिफिकल्ट एंड सीम्स टू बी आउट ऑफ द सिलेबस, तो क्या करोगे? यदि आपको लगता है कि प्रश्न पत्र बहुत कठिन है और पाठ्यक्रम से बाहर का लगता है, तो आप पहले क्या करेंगे? आपको क्या करना चाहिए? परीक्षक को बताएंगे ये प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के हैं, परीक्षक को बता भी देंगे तो परीक्षा करेगा क्या? कर तो ज़्यादा कुछ सकता नहीं है, तो डेफिनेटली उसको बताने से कोई फायदा तो है नहीं, तो पेपर कैंसिल तो नहीं करा देगा, ठीक है, तो कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरों से नकल करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है, ये तो कर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। परीक्षा सदन से बाहर चले जाएंगे, उससे क्या होगा? प्रश्न पत्र अगर कठिन आया तो सबके लिए आया, पाठ्यक्रम से बाहर के सवाल आए हैं तो सभी के लिए आए हैं, तो परीक्षा सदन से अगर आप बाहर चले जाओगे तो नुकसान किसका है? आपका होगा। तो क्या ये सही स्टेप होगा? बिल्कुल नहीं, तो गलत है ये भी। यथासंभव प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल, बिल्कुल करेंगे, यही करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर डिफिकल्ट आया है, कठिन सवाल आया है, कठिन प्रश्न पत्र आया तो सबके लिए आया है, पाठ्यक्रम से बाहर का आया सबके लिए आया है। तो जो क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम के आए हैं, जो चीज़ आपकी पढ़ी हुई है, उनको आप अटेम्प्ट करोगे, उनको सही करोगे, और सबके लिए डिफिकल्ट पेपर है तो डेफिनेटली उतना भी कई बार सफिशिएंट हो जाएगा, उतने से भी आपका काम हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही तरीका है, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 71, 73, 79, 83 और 89, 71, 73, 79, 83 एंड 89, और फिर लास्ट में आ रहा है क्वेश्चन मार्क।
71 से 73 हो गया, कितना ऐड हुआ, +2 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड कर रहे हैं, फिर ऐड किया हमने 2, फिर ऐड किया 6। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे शायद अल्टरनेट पैटर्न आ रहा है, +2 + 6 +2 + 6, ठीक है। तो यानी कि अगली बार क्या ऐड करोगे, +2 ऐड करोगे। एक सेकेंड, यहाँ पे +4 ऐड हुआ है, ठीक है। +2 + 6 +4 + 6, यानी कि अगली बार +6 होगा इस लॉजिक से। बट अगर +6 करते तो 95 आता, बट 95 कहीं पे भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, यानी कि ये पैटर्न है ही है, यहाँ पे कुछ और पैटर्न है, कुछ और पैटर्न है। अच्छा 71 जो हो गया, 71, 73, 79, 83, 89, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, ये सब की सब अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है। तो अगली जो संख्या आएगी वो भी प्राइम नंबर होगा। अभाज्य संख्या अगली ये संख्या कौन सी आएगी, 91 होता नहीं, 93 होता नहीं, 95 होता नहीं, 97 आएगा हमारा अगली संख्या, जो कि एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। या दूसरा ऐसे भी सोच सकते थे, पहले हमने 2 ऐड किया फिर 4 ऐड किया है, तो अगली बार क्योंकि डबल भी हो रहा है, ऐसा भी सोच सकते हो, तो अगली बार 8 ऐड कर दोगे तो भी 97 हमारा आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअल में लॉजिक यहाँ पे है प्राइम नंबर्स का, ठीक है, प्राइम नंबर्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई दुकान 30% छूट देती है और फिर 20% की छूट देती है तो कुल छूट कितनी होगी। इफ अ शॉप गिव्स 30% डिस्काउंट एंड देन प्रोवाइड्स अनदर 20% डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट क्या होने वाला है। पहले 30% फिर है 20% का, ठीक है। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, 30% का डिस्काउंट है पहले, तो पहले हो गया 30% का डिस्काउंट फिर 20, फॉर्मूला लगा दोगे ना, x + y + xy/100, ठीक है। ये तो हो गया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होगा जब, तब के लिए। अगर डायरेक्टली डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्टली डिस्काउंट लगाना है, तो ये भी कर सकते हो कि x + y - xy/100 कर दो, क्योंकि वहां पे फिर हम साइन नहीं लिखेंगे, ठीक है। साइन लिख के करोगे तो फिर तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, -30 -20 और प्लस -30 × -20 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा -50 + 600/100 यानी +6, तो -44%, यानी कि अल्टीमेटली 44% का डिस्काउंट जा रहा है। ऑप्शन सी आंसर आएगा। अदरवाइज ये लगाते जबकि साइन के बिना कर रहे हो, तो 30 + 20 -600/100, तो यहाँ से भी 44 ही आएगा, ठीक है। आंसर थोड़ी बदल जाएगा। और तीसरा तरीका एक बहुत आसान तरीका हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन है वैल्यूज हमारी क्या है, पहले छूट दे रहे हो 30% का, फिर दे रहे हो 20% का, तो तुम मान लो कि प्राइस है तुम्हारा ₹100 मार्क प्राइस, ये छूट तो हमेशा किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य पे दी जाएगी, मार्क प्राइस पे दी जाएगी। तो मार्क प्राइस अगर हमारा ₹100 है, पहले तुमने छूट दी कितने की, 30% की, यानी 30 रुपए की छूट दी, तो 70 रुपीज़ तुम्हारा हो गया प्राइस। अब तुमने फिर से छूट दी है कितनी, 20%, 20% कितना होगा, 70 का 20% कितना होगा, 14, 14 सब्ट्रैक्ट कर दो, 56 रुपीज़ बचा। 100 रुपए का आइटम था, बचा है कितना, 56, छूट कितनी होगी, 44 रुपए की, यही परसेंटेज होगा 44%। तो इस तरह से भी कर सकते हो, जिस तरह से भी कंफर्टेबल हो, दोनों बिल्कुल आसान तरीके हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 17, यदि शहर पी और शहर क्यू के बीच की दूरी x किलोमीटर है और शहर क्यू और शहर आर के बीच की दूरी y किलोमीटर है, तो शहर पी और शहर आर के बीच की दूरी क्या होगी। ओके, पी से क्यू की दूरी आ रही है x किलोमीटर और क्यू से आर की दूरी है y किलोमीटर, लेकिन हमको ये नहीं पता कि आर है कहाँ पे, दिशा नहीं पता ना आर की, आर कहीं भी हो सकता है। तो आर अगर हमारा इसी सीध में हुआ तब तो x + y आ जाएगा आंसर, बट आर अगर लेट अस से यहाँ पे हुआ तब थोड़ा कम आएगा, क्योंकि तुम न्यूनतम दूरी निकालोगे ना, तो ये जो दूरी आएगी न्यूनतम, ये कम हो जाएगी, x + y से कम वैल्यू आएगा। तो या तो हमारा आंसर x + y आएगा या x + y से कम आएगा। आर हमारा यहाँ भी तो हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ होगा तो फिर x² + y² का स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, ठीक है। आर हमारा इनफैक्ट ऐसे भी तो हो सकता है, तो वो छोटी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या फिर आर हमारा ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्टली यहाँ कहीं पे लाई करे, तो x - y आ जाएगा। तो डिपेंड करता है, या तो x + y होगा या फिर उससे छोटा होगा, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में गलती नहीं करनी थी, इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ए मार्क कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे ये तो नहीं बता रहा कि सबके तीनों के तीनों जो शहर हैं वो एक सीध में है। अगर एक सीध में है तब भी दो केसेस बनेंगे हमारे, अगर एक सीध में है तब भी दो केसेस बनेंगे। एक केस बन सकता है ये वाला, पी क्यू आर, एक्स + y होगा यहाँ पे डिस्टेंस। दूसरा केस बन सकता है हमारा पी क्यू और आर हमारा मिडिल में ही आ गया, ठीक है। तो ये हमारा x है और ये y है, तो एक सीध में भी हमारे दो केसेस बनेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस कितना आएगा, x - y। इनफैक्ट एक और केस बनेगा, वो केस ऐसा बनेगा कि पी क्यू तुम्हारा छोटा हो और पी आर बड़ा हो, यानी कि आर यहाँ पे आ जाए सीध में, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, पी क्यू एक्स है और ये है y, तो डिस्टेंस आ जाएगा y - x। तो ये केसेस बनेंगे जब एक सीध में होंगे, तब भी, नहीं तब भी हमें एक आंसर नहीं मिलने वाला है, x + y या फिर उससे छोटा आंसर मिलेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये बात समझ पा रहे हो, ये बातें छोटी छोटी, तो फिर डेफिनेटली क्वेश्चंस में जो गलतियां हैं तुम्हारी वो बचेंगी, क्लियर है, ठीक है।
आगे क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि 24 जुलाई 1979 को एक मंगलवार है, इफ 24 जुलाई 1979 इज अ ट्यूसडे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज अ ट्यूसडे। दोबारा हमारा दिन कब ट्यूसडे होगा, और सारे के सारे ईयर्स में हमें ऑप्शन कह दिया 1980। सबसे पहले एक साल आगे चले जाओ। अब जब तुम 24 जुलाई 1979 से जा रहे हो 24 जुलाई 1980 पे जा रहे हो, एक साल आगे जा रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक छोटी सी है, वो ये है कि 1980 हमारा क्या है, लीप ईयर है, आदिवर्ष है, यानी कि 2 दिन आगे जाना पड़ेगा तुम्हें, 2 दिन आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि 29 फरवरी आ चुकी है ऑलरेडी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमें ये जुलाई के बजाय डेट दिया होता है जनवरी में, अगर जनवरी में डेट दिया होता है इन्होंने, ठीक है, तो फिर हम कितने दिन आगे जाते, तब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन आगे जाते, ये बात ध्यान से समझ लेना। क्योंकि अगर जनवरी का डेट दिया होता है तो फिर लीप ईयर कब होता है, जबकि एक फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा आता है, लेकिन फरवरी तो आई ही नहीं, तो फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन आगे बढ़ते हैं। लेकिन जुलाई में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम 2 दिन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फरवरी आके खत जा चुकी जाने कब की, ठीक है। 2 दिन आगे बढ़ेंगे, यानी कि ट्यूसडे +2 हमारा कौन सा दिन आएगा, थर्सडे आएगा, यहाँ पे बृहस्पतिवार आएगा, गुरुवार आएगा। लेकिन हमें चाहिए दोबारा हमारा ट्यूसडे कब आ रहा है, तो 2 दिन पहले जाओगे, यानी कि 24 - 2 22 जुलाई को ट्यूसडे रहा होगा, मंगलवार रहा होगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 गायों को एक ही खंबे से बांधा जाता है और रस्सियों की लंबाई है P और Q, तो जहां P से अधिक है, तो दोनों गायों द्वारा चरा गया कुल क्षेत्रफल कितना होगा। 2 काउज है, उनको टाई किया है हमने एक ही पोल से टाई किया उनको, ठीक है। और एक गाय को जिस रस्सी से बांधा है उस रस्सी की त्रिज्या है P, ठीक है, P त्रिज्या है। और दूसरी गाय को जिस रस्सी से बांधा है उसकी त्रिज्या है Q, ठीक है, उसकी त्रिज्या है Q। Q छोटा है P से, P बड़ा है Q से। तो जो जिसकी त्रिज्या Q है वो कितना चढ़ सकता, P है वो कितना चढ़ सकता है, वो गाय चढ़ेगी P से पूरा वृत्त बना लोगे उतना, यानी कि पाई P स्क्वायर। और जिसकी त्रिज्या Q है वो कितना चढ़ेगी, पाई Q स्क्वायर। सवाल हमसे पूछ रहा है कि दोनों गायों द्वारा चरा गया कुल क्षेत्रफल, तो पाई P स्क्वायर में पूरा का पूरा पाई Q स्क्वायर आ जा रहा है, तो अल्टीमेटली पूरा चरा गया कुल क्षेत्रफल तो यही होगा ना, तो बाहर वाला है, यानी पाई P स्क्वायर। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू है पाई P स्क्वायर, ऑप्शन ए आंसर आएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों को एक ही पोल से बांधा गया है, इसलिए आंसर होगा पाई P स्क्वायर। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि P Q से बड़ा है, ठीक है। अगर Q P से बड़ा होता, P बड़ा है Q से, तो इसलिए पाई P स्क्वायर आंसर है। अगर Q बड़ा होता P से, तो पाई Q स्क्वायर आंसर होता। कौन किससे बड़ा है इस पर डिपेंड करेगा हमारा आंसर क्या होगा, लेकिन ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। क्लियर है, इस केस में बी भी नहीं होगा, लेकिन अगर Q P से बड़ा होता तो फिर बी आंसर हो जाता। अगला सवाल, निर्णय लेना एक किस तरह की प्रक्रिया है, डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस, किस तरह का प्रोसेस है। डिसीजन मेकिंग कर रहे हो आप, सतही प्रोसेस होगा, सुपरफिशियल बिल्कुल नहीं होगा, रैंडम होगा बिल्कुल नहीं, रैंडम डिसीजन थोड़ी लेते हैं हम। डिसीजन किसी आधार पे लेते हैं, किसी सोच के आधार पे लेते हैं, अपने नॉलेज के आधार पे लेते हैं, तो एक ज्ञान के आधार पे लिया हुआ डिसीजन, संज्ञान के आधार पे लिया हुआ डिसीजन, कॉन्शियस डिसीजन हमेशा एक कॉग्निटिव डिसीजन होगा, संज्ञानात्मक होगा, ऑप्शन ए होगा, सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन होगा, ठीक है, अपने कॉग्निशन के आधार पे होगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नाम दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़ के बाकी सभी समान विशेषता रखते हैं, तो बेमेल का चयन करना है। फ्यू नेम्स आर गिवन दैट शेयर अ कॉमन फीचर एक्सेप्ट वन, चूज द ऑड वन आउट। आइसलैंड हमारा एक कंट्री है यूरोप में, माल्टा भी एक कंट्री है यूरोप में, जापान एशिया में है, और बेलारूस भी एक देश है यूरोप में। तो यानी कि 3 कंट्रीज हमारे यूरोप में है, एक है एशिया में, तो ऑप्शन सी हमारा ऑड हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया इसको देखने का। एक और तरीका क्या हो सकता है कि आइसलैंड हो, माल्टा हो और जापान हो, ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, द्वीपीय देश हैं, आइसलैंड नेशंस हैं, द्वीप है, चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, ठीक है, जबकि बेलारूस ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरह से सोचेंगे तो फिर ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। तो सी भी हो सकता है, बट इस तरह से ऑड वन आउट हमारा बेलारूस हो जाएगा, लेकिन सी और डी में से कुछ भी लगा दोगे तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि 2 लॉजिक लग रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है, दोनों में से कोई भी लॉजिक तुम लगा दोगे तो सही है, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ कोड लैंग्वेज 34687 इज रिटन एज 43778, 34687 को हमने लिखा है 43778, 3 में तुम 1 इंक्रीज करोगे तो 4 आएगा, 4 में 1 घटाओगे तो 3 आएगा, 6 में 1 इंक्रीज किया 7 आया, 8 में 1 घटाया 7 आया, 7 में 8 तब आएगा जबकि 1 इंक्रीज करोगे, इनके अल्टरनेट प्लस माइनस कर रहे हो, अल्टरनेट प्लस माइनस कर रहे हो, पहले कर रहे हो ऐड फिर कर रहे हो सब्ट्रैक्ट। 47592 में भी यही करेंगे हम, 4 में पहले करो 1 ऐड 5 आ जाएगा, 7 में 1 करोगे सब्ट्रैक्ट 6 आ जाएगा, तो 5 6 आ गया, ठीक है। फिर 5 में किया 1 ऐड 6 आ गया, 9 में 1 सब्ट्रैक्ट किया 8 आया, 2 में 1 ऐड करोगे 3 आ जाएगा, 5 6 6
83 ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ऑप्शन ए हमारा जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पुरुष को महिला कहा जाए, महिला को लड़का कहा जाए, लड़का को लड़की कहा जाए, लड़की को पायलट कहा जाए और पायलट को बच्चा कहा जाए तो हवाई जहाज कौन उड़ाएगा? इफ मैन इज कॉल्ड वुमन, वुमन इज कॉल्ड बॉय, बॉय इज कॉल्ड गर्ल, गर्ल इज कॉल्ड पायलट एंड पायलट इज कॉल्ड चाइल्ड, तो कौन एयरप्लेन उड़ाएगा? एयरप्लेन कौन उड़ाता है? पायलट उड़ाता है। पायलट उड़ाता है। और पायलट को हम क्या कह रहे हैं? चाइल्ड कह रहे हैं, बच्चा कह रहे हैं। अगर पायलट को बच्चा कह रहे हैं तो यानी कि आंसर हमारा होगा बच्चा, ऑप्शन सी, चाइल्ड। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सादृश्यता के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजी चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रेडिक्शन है, पहले पूर्व कथन, भविष्य। ठीक है, तो भविष्य के बारे में क्या होता है? पूर्व कथन होता है, प्रेडिक्शन होता है। और जैसे प्रेडिक्शन होता है भविष्य के बारे में, वैसे अपराध बोध किस चीज के बारे में होता है? कोई एक ऐसी घटना जो पास्ट में हुई, जो हमारे अतीत में हुई और उसकी वजह से अपराध बोध है, गिल्ट, गिल्ट की भावना है। ठीक है, तो डेफिनेटली अपराध बोध जो है वो किसी ना किसी पास्ट इवेंट की वजह से होता है, अतीत की वजह से होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 30 जनवरी 2023 को सोमवार था तो 2 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा? 30 जनवरी 2023 को था सोमवार, मंडे। कितना आगे जाना है इससे? इसमें एक दिन तो जनवरी का रह गया। अब क्योंकि 2023 है तो ये तो एक सामान्य वर्ष है, तो फरवरी में 28 दिन होंगे, 28 दिन फरवरी के ऐड कर लो। और फिर मार्च में कौन से दिन? 2 मार्च को, यानी कि मार्च के 2 दिन ऐड करने हैं। तो कुल दिन हो गए हमारे 1, 28 और 2 को ऐड कर दोगे। लेकिन हमें क्या है, जितने हफ्ते हैं उनको हटा दो, तो 28 को तो पहले ही रिमूव कर दो, 7 से विभाजित हो रहा है पूरी तरह से, बचा कितना? +3। तो मंडे में 3 दिन ऐड कर दो, मंडे में 3 दिन ऐड करते ही क्या आएगा? थर्सडे आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। तो थर्सडे हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी, गुरुवार आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज 59 विद्यार्थियों की कक्षा में 17वें स्थान पे, तो अंत से उसका स्थान क्या होगा? 59, मनोज रैंक 17th इन द क्लास ऑफ 59, तो व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट? तो अगर 59 व्यक्तियों की कक्षा में, विद्यार्थियों की कक्षा में 17वें रैंक पे है, 17th रैंक पे कहाँ से? टॉप से। तो बॉटम से रैंक क्या होगा? कभी भी अगर हमें बॉटम से रैंक निकालना है ऐसे केसेस में, तो ऐसे केसेस में हमेशा क्या होगा? टॉप और बॉटम की जो रैंक होगी, दोनों मिला के हमारी जो योग आएगा वो आएगा 59 + 1, 60। तो बॉटम की रैंक हो जाएगी 60 माइनस टॉप से रैंक, देखिए 60 माइनस 17, तो आंसर आ जाएगा 43। क्योंकि दोनों ही केसेस में हम मनोज को तो काउंट कर ही रहे हैं, तो मनोज का डबल काउंटिंग हो रहा है। बाकी सब तो एक एक बार काउंट होंगे, एक एक बार जोड़े जाएंगे, लेकिन मनोज टॉप वाली रैंक में भी जोड़ा जाएगा, बॉटम वाली में भी जोड़ा जाएगा, इसीलिए 59 + 1 है, इसीलिए n+1 आएगा। अगर हमारे कुल n लोग हैं तो n+1 योग आता है टॉप और बॉटम की रैंक जोड़ने के बाद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के संबंध का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। चूज द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस। क्लासेस हमारी क्या है? इंजीनियर, अकाउंटेंट, प्रोफेशनल, अभियंता, लेखाकार और पेशेवर। ठीक है, तो चाहे इंजीनियर हो चाहे अकाउंटेंट हो, ये दोनों ही होते क्या है? प्रोफेशनली होते हैं, दोनों ही प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन इंजीनियर अकाउंटेंट अलग अलग है, तो इंजीनियर का गोला अलग बनेगा, अकाउंटेंट का गोला अलग बनेगा। इनमें कोई भी समानता तो है नहीं, अलग अलग है, लेकिन ये दोनों प्रोफेशनल हैं, तो प्रोफेशनल के गोले के दोनों अंदर बनेंगे। तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एजुकेशनल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? एजुकेशनल में क्या है? एजुकेशनल में ई है, DUCA, एन हमारा एक बार आ रहा है। लायन बन सकता है, LION बिल्कुल बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। नेशनल में 2 बार एन आ रहा है, जबकि एजुकेशनल सिर्फ एक एन है, तो ये नहीं बन पाएगा। तो जो नहीं बन पाएगा वही आंसर होगा कि नहीं ही पूछा गया है। ठीक है, डीन भी बन जाएगा और नीट भी बन जाएगा, ये सब बन जाएंगे, बस ऑप्शन बी नहीं बनेगा, वही आंसर है। यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्या लिखते हैं तो 7 को कितनी बार लिखेंगे? 1 से 100 तक की सभी संख्या लिख रहे हैं, 7 कितनी बार आएगा? ठीक है, सबसे पहले इकाई के अंक पे देख लें। इकाई पे 7 में आएगा, 17 में आएगा, 27 में आएगा, 37, 47, 57, 67, 77, 87। अभी सिर्फ इकाई की जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस 7 को इग्नोर करना थोड़ी देर के लिए। कितने आगे? 10 आ गए हमारे इकाई पे, 10 आ गए। अब दहाई वाले जोड़ोगे तो फिर इस पे गौर करोगे, दहाई वालों को अब जोड़ेंगे। ठीक है, तो अभी साथ में नहीं जोड़ना है, दहाई वालों को जोड़ोगे तो 70 से लेके 79 तक 10 बार आएगा। देखिए 10 बार इकाई पे आएगा, 10 बार दहाई पे आएगा, टोटल आंसर 20 हो जाएगा, ऑप्शन ए 20। क्लियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन का संबंध जर्मनी से, उसी तरह जकार्ता का संबंध किस देश से होगा, कहां से होगा? बर्लिन जर्मनी का क्या है? कैपिटल है, जर्मनी की राजधानी है। तो अगर बर्लिन कैपिटल है जर्मनी का, तो जकार्ता कहाँ का कैपिटल है? इंडोनेशिया का कैपिटल है, तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। मलेशिया का कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। फ्रांस का है पेरिस। यूके का है लंदन। डेफिनेटली आंसर हमारा है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा संचार में आने वाली बाधा को दर्शाता है? फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द बैरियर इन कम्युनिकेशन। ठीक है, डिसइंटरेस्ट, क्लियर मैसेज, क्लियर मैसेज तो अच्छी बात है, बाधा थोड़ी है। लैक ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन जितना कम उतना अच्छा,
तो ये भी एक बाधा नहीं है। फिजिकल कंफर्ट, ये भी जितना होगा उतना ही कम्युनिकेशन परफेक्ट होगा, बेटर होगा। तो बैरियर सिर्फ और सिर्फ एक है, डिसइंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो बातचीत क्या होगी, कम्युनिकेशन क्या होगा। ठीक है, थ्योरी अपनी जगह है, समझना उसको अपनी जगह समझ लोगे तो थ्योरी तुम्हें नहीं भी अच्छे से याद होगा तो भी चीज़ें, कई सारे सवाल तो बहुत आसानी से आंसर हो जाएंगे, एक्सेप्ट उन सवालों के जिन सवालों में सीधे से पूछा है कि ये कथन किसने कहा है, तो वहां पे तो याद होना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार क्या है? व्हाट डज एन इंटरव्यू एम्प्लाई? इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू वो होता है कि जबकि आप आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, है कि नहीं, जिसमें कि आमने सामने बैठ के देख पा रहे हैं कि पर्सनैलिटी आपका कैसा है, तो आमने सामने बैठ के बात करके ही पता चल पाएगा। ठीक है, डेटा एनालिसिस, तथ्य विश्लेषण, बिल्कुल नहीं, उसके लिए तो एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता है, तो ये तो नहीं है, इंटरव्यू का इससे मतलब नहीं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन उसका पार्ट है, बट ऑब्जर्वेशन सब कुछ थोड़ी है। अल्टीमेटली तो इंटरव्यू क्या है, एक कन्वर्जेशन है, फेस टू फेस, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, उसमें कम्युनिकेशन होगा, उसमें ऑब्जर्वेशन होगा, ये सब चीजें पार्ट होंगी, बट आंसर तो अपना फेस टू फेस कन्वर्सेशन, आंसर है आमने सामने का वार्तालाप। ठीक है, संचार का तात्पर्य अर्थ के स्थानांतरण एवं समझ से है, यह परिभाषा किसने दी? कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। किसने ये डेफिनेशन दी है? ये डेफिनेशन दी है रॉबिन्स ने। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रशिक्षण क्या करता है, क्या कहलाता है? ट्रेनिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या, ट्रेनिंग इन ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या सिग्निफाई करता है? तो अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग में किसी की ट्रेनिंग होगा तो क्या होगा? इससे फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगी इंटेलिजेंस में। बाकी सब वैसे भी नेगेटिव ऑप्शन है, डिक्रीज प्रॉब्लम सॉल्विंग में। क्यों होगा? क्योंकि अल्टीमेटली हम जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करें तो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, सोच रहे हैं बहुत सारे तरीके, कैसे हम इफेक्टिवली कर सकते हैं सॉल्व किसी समस्या को, है कि नहीं। तो ऑप्शन ए तो आंसर ही नहीं हो सकता। डिक्रीज कैसे होगा? इंक्रीज होना चाहिए। न्यूट्रलाइजिंग ऑफ क्रिएटिविटी, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं है। डिक्रीज इन इंटेलिजेंस, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी आंसर है, कि ऑप्शन बी एक सही तरीका है और यही होना भी चाहिए। ट्रेनिंग इन ब्रेन स्टॉर्मिंग से यही होता है, इंक्रीज होता है इंटेलिजेंस में, आपकी सोचने की क्षमता में विस्तार होता है। ठीक है, बुद्धि में, बुद्धि आपकी बढ़ती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संचार संप्रेषण से जुड़ा कौशल नहीं है? फ्रॉम द ऑप्शंस लिस्टेड बिलो आइडेंटिफाई विच वन इज नॉट अ कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल है, जरूरी है, चाहिए। एम्पैथी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। ओपन बॉडी लैंग्वेज भी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, जितना कॉम्प्लेक्स होगा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि पूछा है नहीं है। कई सारे लोग गलती क्या करते हो, जिन सवालों में नहीं लिखा होता है, जल्दबाजी में तुम नहीं को पढ़ते ही नहीं हो, और तुमने ऑप्शन ए देखा, ऑप्शन ए को ही मार्क कर दिया, क्या एक्टिव लिसनिंग तो है पार्ट। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान देना है क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है। अगर हाँ पूछा होगा तो तीन आंसर हो जाएंगे, नहीं पूछा है इसलिए एक ही आंसर है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अंग नहीं है? अगेन नहीं पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? डेनियल गोलमैन ने दिया है, और उन्होंने बताया इसमें 5 एस्पेक्ट आते हैं, जिसमें से कि 3 मेंशन है यहाँ पे। सेल्फ अवेयरनेस पार्ट है उसका, सेल्फ मोटिवेशन पार्ट है उसका, कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंटेशन ये पार्ट नहीं है, तो यही आंसर होगा, जो नहीं है वही आंसर है। सोशल स्किल भी पार्ट है। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस पार्ट है या आत्म जागरूकता पार्ट है, होने की बात है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, फिर पार्ट है सेल्फ मोटिवेशन भी, यानी स्वप्रेरणा भी पार्ट है। ऐसे सेल्फ रेगुलेशन, आत्म नियंत्रण भी पार्ट है, और इसी तरह से सोशल स्किल भी पार्ट है, और इम्पैथी भी पार्ट है। ठीक है, इम्पैथी इस 5वां एस्पेक्ट जो कि पार्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समस्या का समाधान क्या है? व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? ठीक है, समस्या की पहचान करना, समस्या का कारण समझना, समाधानों का विश्लेषण करके सर्वोत्तम समाधान लागू करने की क्षमता। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, उसके कारण के बारे में सोचना, कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, एनालाइज करना सॉल्यूशंस को, और फिर बेस्ट सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करना। बिल्कुल यही है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी, कई पीढ़ियों से संचित समुदाय के पारस्परिक पारंपरिक ज्ञान का वर्णन करने की क्षमता। नहीं, ये तो समस्या का समाधान नहीं है। एबिलिटी टू हेल्प टू पार्टीज टू रिजॉल्व, ये भी नहीं है समस्या का समाधान। और एबिलिटी टू रीड बुक्स, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए ही आंसर है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सोशल नेटवर्किंग से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद सोशल नेटवर्किंग? नॉट वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं। थ्रेड्स इंस्टाग्राम का ही एक नया सोशल मीडिया है, तो डेफिनेटली ये आंसर नहीं है। लिंक्डइन तो एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो बी भी आंसर नहीं है। और इंस्टाग्राम भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन डी आंसर है, क्योंकि ये शॉपिंग का प्लेटफॉर्म है, ईबे शॉपिंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सामान खरीदते बेचते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघर्ष प्रक्रिया का अंग नहीं है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस? कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस का पार्ट कौन सा वाला नहीं है? ऑप्शन ए पोटेंशियल अपोजिशन और इनकम्पेटिबिलिटी, संभाव्य विरोध या असंगति, ये तो पार्ट है, तो होगा। इंटेंशन, ठीक है, इंटेंशन भी पार्ट होगा, इंटेंशन है तभी कॉन्फ्लिक्ट है। मोटिवेशन, मोटिवेशन पार्ट नहीं होगा, बिहेवियर भी पार्ट है, बिहेवियर भी पार्ट है, मोटिवेशन आंसर आ जाएगा, प्रेरणा आंसर आ जाएगा। प्रेरणा एक अंग नहीं है, इसलिए वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। अगला सवाल, किस विद्वान ने कहा है कि संचार में अशाब्दिक तत्वों का महत्व अधिक होता है? विच थिंकर हैज सेड नॉन वर्बल एलिमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन? ठीक है, तो बहुत अच्छी बात कही है मेहराबियन ने, आंसर मेहराबियन है इसका। मेहराबियन ने एक बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिया है, मैं 55-38-7 का फॉर्मूला दिया है, 55-38-7 का फॉर्मूला दिया है, और मेहराबियन के कहने के अनुसार 55%, ठीक है, ये परसेंटेज में जोड़ के देखोगे तो 100 आ रहा है, ठीक है, 55% हमारा, जब हम किसी से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो 55% जो हिस्सा है वो होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से जो हम बोलते हैं, हाथों से बोलते हैं, पैरों से बोलते हैं, अपने चेहरे से बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज, ये 55% है। 38% क्या होता है, 38% हमारा है वोकल। वोकल यानी कि वॉइस और टोन, आवाज कैसी है और टोन कैसी है, टोन कैसी है, इससे फर्क पड़ता है 38%। और 7%, सिर्फ और सिर्फ 7% है जो शब्द बोले गए हैं, जो वर्ड्स बोले गए हैं। सबसे बड़ा मेजर हिस्सा क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे से ज्यादा हिस्सा तो बॉडी लैंग्वेज है। फिर 38% है वॉइस और टोन, लास्ट में 7% वर्ड है, यानी कि शब्द कितने कम महत्व रखते हैं और शब्दों के अलावा कितना कुछ है जो कि मायने रखता है। यही बात, यही महत्वपूर्ण बात कही है मेहराबियन ने, नॉन वर्बल एलिमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन में, क्योंकि क्लियरली देख रहे हो ना 55% है, यानी कि 50% से भी ज्यादा है, 50% से भी ज्यादा है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारा पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, चलो पैसेज को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर क्वेश्चन को देखेंगे। तनाव शारीरिक रोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और यहाँ तक कि कैंसर भी उच्च तनाव से संबद्ध है, अतः तनाव प्रबंधन की तकनीकों को जानना बहुत आवश्यक है। तुम पॉज करके भी खुद से पढ़ सकते हो। स्ट्रेस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन फिजिकल डिजीजेस, hypertension, heart disease, diabetes and even cancer are linked to high levels of stress. Therefore, knowing techniques to manage stress are very essential. बहुत जरूरी है। विश्रांति की तकनीक एक महत्वपूर्ण कौशल है जो तनाव के लक्षणों को कम करता है। विश्रांति की तकनीक क्या है? रिलैक्सेशन टेक्निक इज एन इंपॉर्टेंट स्किल दैट रिड्यूसेस सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। यह मन को शांत तथा शरीर को आराम देता है। इट काम्स द माइंड, यानी कि रिलैक्सेशन हमारा माइंड को काम करता है और बॉडी को रिलैक्स करता है। योग, इस तकनीक में गहन श्वसन का उपयोग किया जाता है। डीप ब्रीदिंग इज यूज्ड इन दिस टेक्निक। योग की ध्यान लगाने की प्रक्रिया में सीखी हुई तकनीकों की एक श्रृंखला है जिससे ध्यान को पुनः केंद्रित कर चेतना की परिवर्तित स्थिति को प्राप्त किया जा सके। द योगिक मेथड ऑफ मेडिटेशन consists of a sequence of learned techniques of refocusing of attention that brings about an alerted state of consciousness। ठीक है, पुनः केंद्रित करके चेतना की परिवर्तित स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। जैव प्रतिप्राप्ति वह प्रक्रिया है जिसमें तनाव के शारीरिक पक्षों की वर्तमान शारीरिक क्रियाओं की सूचना की प्रतिप्राप्ति, फीडबैक, ठीक है, प्रतिप्राप्ति यानी फीडबैक के आधार पर उनकी निगरानी और नियंत्रण करने के प्रति जागरूकता विकसित की जाती है। द बायो फीडबैक इज अ प्रोसीजर टू डेवलप अवेयरनेस to monitor and reduce the physiological aspects of stress by providing feedback about current physiological activity। feedback मिलता है इससे हमें about current physiological activity। सर्जनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण, सर्जनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण एक आत्मनिष्ठ अनुभव है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। आत्मनिष्ठ यानी कि अपना, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा, जिसमें प्रतिमा तथा कल्पना का उपयोग किया जाता है। दैट यूज इमेजरी एंड इमेजिनेशन। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में क्या करते हैं? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में हम इमेजेस यूज करते हैं, इमेजरी यूज करते हैं, इमेजिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स आर मेंट टू रिप्लेस नेगेटिव एंड इरेशनल थॉट्स विद पॉजिटिव एंड रैशनल वंस। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स यानी कि संज्ञानात्मक व्यवहारिक व्यवहारात्मक तकनीक द्वारा व्यक्ति के नकारात्मक तथा अविवेकी विचारों के स्थान पर सकारात्मक विवेकपूर्ण विचारों को प्रतिस्थापित किया जाता है। बहुत ही इजी, मतलब कि पैसेज में पढ़ने में थोड़ा टाइम लगा होगा, समझने में मुश्किल होगा, बट क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं पैसेज पे, सीधे सीधे क्वेश्चन पैसेज से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सवाल, तनाव के शारीरिक पक्षों के प्रति जागरूकता विकसित करना क्या कहलाता है? डेवलपिंग एन अवेयरनेस फॉर द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? अवेयरनेस फॉर द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अभी देखा हमने, ठीक है, कहां पे पढ़ा? अवेयरनेस, डेवलप अवेयरनेस टू मॉनिटर एंड रिड्यूस द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, जैव प्रतिप्राप्ति है कि नहीं, या फिर इजंट इट सो? जैव प्रतिप्राप्ति है, क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी, बायोफीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आत्मनिष्ठ अनुभव जिसमें कल्पना का उपयोग होता है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट यूजर इमेजिन, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कौन सा है? जब हम करते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण, तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। हम इमेजिनेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, एक उपागम जिसमें अविवेकी विचारों को विवेकपूर्ण विचारों से प्रतिस्थापित किया था। द अप्रोच टू रिप्लेस इरेशनल थॉट्स विद रैशनल वंस, लास्ट में आया था ये। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक था, ऑप्शन बी। संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीक जिसमें हम अविवेकी विचारों को विवेकपूर्ण विचारों से प्रतिस्थापित करते हैं, रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट, मन को शांति प्रदान करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? विच टेक्निक इज यूज्ड टू काम द माइंड? रिलैक्सेशन टेक्निक, रिलैक्सेशन, आराम मिलता है रिलैक्सेशन से, विश्रांति से। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तकनीक द्वारा ध्यान को पुनः केंद्रित किया जाता है? कौन सी टेक्निक से हम ध्यान को पुनः केंद्रित करते हैं, रिफोकसिंग ऑफ अटेंशन करते हैं? मेडिटेशन से, मेडिटेशन से, ध्यान से। सीधे सीधे सवाल है एग्जैक्टली, बस पैसेज को अगर सही से पढ़ा है तो आराम से आंसर हो जाएगा, अदरवाइज एक बार फिर से पैसेज पर चले जाओ, जहाँ पे ये बातें लिखी हैं पढ़ दो, आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, अगला पैसेज, सभी चुनौतियां, समस्याएं तथा कठिन परिस्थितियां हमें तनाव में डालती हैं। ऑल द चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस पुट अस टू स्ट्रेस। बिल्कुल सही बात है। अतः यदि तनाव का ठीक से प्रबंधन किया जाए तो वह व्यक्ति की जीवित रहने की संभावना में वृद्धि करता है। दस, इफ हैंडल्ड प्रॉपर्ली, स्ट्रेस इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वंस सर्वाइवल। ठीक है, तो स्ट्रेस अच्छा भी है, बुरा नहीं है हमेशा, कि सारे के सारे जो चैलेंज है, प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, वो क्या करते हैं, हमको स्ट्रेस में डालते हैं। तो अगर हमने सही से हैंडल कर लिया स्ट्रेस को, तो स्ट्रेस हमारी सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है, इसलिए तो स्ट्रेस आता है। ठीक है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं, करो या मरो की स्थिति। ठीक है, तो भाग लो या भाग लो। ठीक है, भाग लो यानी पार्टिसिपेट करो या भाग लो की स्थिति। ठीक है, तो सर्वाइवल करने का हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है स्ट्रेस की वजह से, अगर हम सही से उसको हैंडल कर लें तो। स्ट्रेस हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, और अपना ह्यूमन अराइजल को भी इंक्रीज करता है और परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तनाव ऊर्जा प्रदान करता है, मानव भाव प्रबोधन में वृद्धि करता है, और निष्पादन को प्रभावित करता है, एग्जीक्यूशन को, परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। हाई स्ट्रेस कैन प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफेक्ट, लेकिन अगर स्ट्रेस ज्यादा हो जाए तो समस्या है। क्या समस्या है? हाई स्ट्रेस एक अनप्लेजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एंड कॉज आवर परफॉर्मेंस टू डिटेरियोरेट। जैसे ही स्ट्रेस ज्यादा हो गया, उच्च तनाव अप्रीतिकर प्रभाव उत्पन्न करता है और हमारे निष्पादन को खराब करता है, एग्जीक्यूशन को खराब करता है, परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। जैसे स्ट्रेस ज्यादा हो गया, टेंशन आ गया, परेशान हो गए हम, तो अनप्लेजेंट इफेक्ट होगा, अच्छा नहीं लगेगा, परफॉर्मेंस हमारी खराब हो जाएगी। कन्वर्सली, इसके उलट, अगर बहुत कम स्ट्रेस है, टू लिटिल स्ट्रेस मे कॉज वन टू फील लो ऑन मोटिवेशन। स्ट्रेस बहुत कम है, मजा ही नहीं आएगा, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, लो हो गए मोटिवेशन पे, मोटिवेशन नहीं होगा काम करने का, विच में लीड अस टू परफॉर्म स्लोली एंड लेस एफिशिएंटली। तो यही अगर इसके विपरीत बहुत कम तनाव है, तो इसकी वजह से व्यक्ति निम्न स्तर की अभिप्रेरणा का अनुभव करेगा, जिसके कारण वो धीमी गति से तथा कम दक्षतापूर्ण निष्पादन करेगा, बहुत इफेक्टिवली, बहुत एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नॉट ऑल स्ट्रेस इज इनहेरेंटली बैड। सारा का सारा जो स्ट्रेस है वो बुरा नहीं है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक तनाव खराब नहीं होता है। तनाव का वह स्तर जो व्यक्ति के लिए लाभप्रद है तथा उच्चतम निष्पादन स्तर की उपलब्धि के लिए व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों में से एक है, उसको वर्णित करने के यूस्ट्रेस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यूस्ट्रेस वो टर्म है दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड and is one of the person's best assets for achieving peak performance. Eustress, however, has the potential of turning into distress. तथापि इसके बाद भी, तथापि यानी कि उल्टा, अब इसके बाद में जो स्टेटमेंट आएगा तथापि के बाद, ठीक है, however के बाद में जो स्टेटमेंट आएगा वो पहले वाली बात जो कही जा रही है उससे उलट होगा कुछ। तथापि यूस्ट्रेस के व्यथा डिस्ट्रेस में परिवर्तित हो जाने की संभावना रहती है, यानी कि कभी कभी ऐसा हो सकता है यूस्ट्रेस हमारा व्यथा में डिस्ट्रेस में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, यूस्ट्रेस अच्छा है, दिस इज गुड, जो व्यथा है ये समस्या है, ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज दिस लेटर मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस दैट कॉजेज आवर बॉडीज वियर एंड टियर। जो डिस्ट्रेस होता है ये हमारी बॉडी में वियर टियर करता है। तनाव की यह बाद वाली अभिव्यक्ति ही हमारे शरीर के जीर्ण शीर्ण होने का कारण होती है। अब पैसेज हमें समझ में आ चुका है, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सवाल, बहुत उच्च तनाव का, बहुत उच्च स्तर का तनाव हमें कहाँ की तरफ अग्रसर करता है? अगर बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेस है तो क्या होगा? हाई परफॉर्मेंस होगा, लो परफॉर्मेंस होगा, और वैसे लो परफॉर्मेंस होगा, ऑप्शन बी। स्ट्रेस ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, ठीक है, तो फिर परफॉर्मेंस हमारा गिर जाएगा क्योंकि टेंशन में रहेंगे, अनप्लीजेंट इफेक्ट होगा। ठीक है, अनप्लीजेंट इफेक्ट होगा, पैसेज में लिखा था अनप्लीजेंट इफेक्ट होगा, ये दुखद प्रभाव होगा, तो सी तो गलत है, ये भी गलत है। तनाव निम्नलिखित में किसके द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? स्ट्रेस इज नॉट जनरेटेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चैलेंजेस से होता है, पहला ही लाइन कहता है, प्रॉब्लम से होता है, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस होता है, बस रिसोर्सेज से नहीं होता है, तो वही हमारा आंसर होगा, जिससे नहीं होता है, यानी संसाधनों से नहीं होता है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यूस्ट्रेस क्या है? कभी कभी अच्छा, खराब, हमेशा अच्छा। यूस्ट्रेस इज समटाइम्स गुड, बैड, ऑलवेज गुड। अब देखो ये सवाल जो है ये थोड़ा सा फंसाने वाला सवाल है इस क्वेश्चन। कई सारे लोग क्या करोगे, समटाइम्स गुड को मार्क कर दोगे, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे लिखा था
पैसेज में यूस्ट्रेस कभी कभी हैज द पोटेंशियल ऑफ टर्निंग इनटू डिस्ट्रेस, लेकिन साफ साफ ये भी लिखा है यूस्ट्रेस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड। ठीक है, तो यूस्ट्रेस का हम उपयोग कब करते हैं, जबकि हमें तनाव का वह स्तर जो व्यक्ति के लिए लाभप्रद है। तो यूस्ट्रेस तो अच्छा है, जब वो कभी डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्ट्रेस अच्छा नहीं, यूस्ट्रेस हमेशा अच्छा है, इट इज ऑलवेज गुड, इट इज ऑलवेज गुड, हमेशा अच्छा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमेशा अच्छा, ऑलवेज गुड। समटाइम्स गुड नहीं लगाओगे, ये गलत है। ठीक है, जब डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा वो अच्छा नहीं, लेकिन यूस्ट्रेस तो हमेशा ही अच्छा है, क्योंकि परफेक्ट स्ट्रेस है। इतने स्ट्रेस में आप अच्छा काम करोगे। भाई परीक्षा देने के लिए जैसे जा रहे हो, परीक्षा में बैठे हो, परीक्षा में अगर तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, टेंशन में आ जाओगे। ठीक है, सवालों को ढंग से पढ़ नहीं पाओगे, या पढ़ के ढंग से समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर स्ट्रेस एक परफेक्ट लेवल पे है, थोड़ा सा स्ट्रेस है, इतना है जिससे कि तुम्हारा काम बन जाए, तो फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तब फिर परीक्षा में करोगे अपना बेस्ट। तो थोड़ा स्ट्रेस तो ज़रूरी है, यू स्ट्रेस ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक हमारे शरीर को जीर्ण शीर्ण करता है? अभी देखा था डिस्ट्रेस, व्यथा, ऑप्शन बी। अगला सवाल, थोड़ा तनाव कारण किसका बन सकता है? जब थोड़ा तनाव होता है, लिटिल स्ट्रेस में क्या होगा? ठीक है, लिटिल स्ट्रेस में क्या होगा? हालांकि इस वर्ड में टू लिटिल स्ट्रेस लिखा होता थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, कि लिटिल स्ट्रेस के बजाय जो शब्द यूज हुआ है वहाँ पे वो टू लिटिल स्ट्रेस यूज हुआ है। तो किस क्या होगा? इसकी वजह से हमें लो मोटिवेशन रहेगा, मोटिवेशन नहीं रहेगा काम करने का। स्ट्रेस नहीं है तो क्यों मोटिवेशन रहेगा? नहीं रहेगा। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला हमारा अनसीन पैसेज हो गया। अगले पे पढ़ते हैं। दो पैसेज हो चुके हैं हमारे। 50 क्वेश्चंस, 50% पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। और अगर अब तक देख रहे हो और सेशन में चीज़ें समझ में आ रही हैं, मज़ा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और मुझे मैसेज करना हो टेलीग्राम पे तो मुझे मैसेज कर सकते हो ADITYAKT। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि प्लस का अर्थ, ठीक है, यदि ये अर्थ हमें दिया है कि प्लस की जगह पर हमें क्या करना है, विभाजन का साइन लगाना है, और विभाजन के साइन की जगह पे माइनस का साइन लगाना है, माइनस का साइन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, और मल्टीप्लिकेशन की जगह पे प्लस का साइन लगाना है। चलो साइन रिप्लेस कर देते हैं। तो 12 प्लस की जगह पे आ जाएगा विभाजन का साइन 6 के बाद में फिर विभाजन का साइन 3, माइनस की जगह पे आएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन इंटू 2 और प्लस 8, ये आ गया। ठीक है, जब भी कभी लगातार हमें गुणा भाग की स्थिति दी हो तो उनको हमेशा हम कैसे करेंगे? लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे, या तो ऐसे समझ सकते हो या फिर ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे 12 में भाग दे रहे हैं 6 का और फिर 3 का, उसको ऐसे लिखा जा सकता है 12/6 × 3। ठीक है, तो 12 में 6 का भाग दिया 2 आया, 2 में 3 का भाग दिया 2/3 आएगा, और फिर 2 का गुणा करोगे, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 2/3 × 2 4/3। 4/3 ऐड कर रहे हो 8 में 4/3 हो जाएगा 1 सही 1/3, और 8 में ऐड कर रहे हो 1 सही 1/3, 8 + 1 आएगा 9, और बचेगा 1/3, 9 सही 1/3, ऑप्शन बी 9 and 1/3 विल बी द आंसर। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मेज, कुर्सी और फर्नीचर के संबंध को दर्शाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, चेयर्स एंड फर्नीचर्स? टेबल क्या है? फर्नीचर है। चेयर क्या है? फर्नीचर है। बट दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। टेबल और चेयर अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों हैं तो फर्नीचर ही, तो फर्नीचर के गोले के अंदर आएंगे। ऑप्शन डी आंसर आएगा। बिल्कुल वैसा ही सवाल जैसे थोड़ी देर पहले आया था। ठीक है, अगला सवाल, एक्स और वाई दो भाई हैं, बी ए का भाई है और ए एक्स की माँ है, बी का वाई से क्या संबंध होगा? एक्स और वाई दो भाई हैं, दो भाई हैं। ठीक है, तो भाइयों को हमने लिखा दिया, एक लाइन से कनेक्ट कर दिया, और भाई हैं, मेल हैं तो मेल के लिए प्लस का साइन ले लिया, और फीमेल के लिए माइनस का ले लेंगे। ठीक है, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। बी, एक सेकंड, बी ए का भाई है और ए क्या है? ए माँ है, किसकी माँ है? एक्स की माँ है। तो अगर एक्स की माँ है तो वाई की माँ होगी, क्योंकि दोनों भाई हैं। ठीक है, तो ए तो माँ है, और बी ए का भाई है, और बी ए का भाई है। क्वेश्चन पूछ रहा है बी का वाई से क्या संबंध है, बी वाई का क्या होगा? तो वाई बी की बहन का लड़का है, यानी कि बी हो जाएगा मामा, मैटरनल अंकल हो जाएगा, मामा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित है? जस्ट एज कोर्ट इज रिलेटेड टू जस्टिस इन द सेम वे स्कूल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कोर्ट में क्या होता है? जस्टिस का रेलेवेंस होता है कोर्ट में। स्कूल में क्या होता है? एजुकेशन। स्कूल किसके लिए जरूरी है? एजुकेशन के लिए जरूरी है। कोर्ट जस्टिस के लिए जरूरी है। ऑप्शन डी आंसर है। अगला सवाल, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है, सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑड वन आउट क्या होगा? एरोप्लेन, बर्ड, टैंकर और एरियल अम्ब्रेला। ठीक है, तो एरोप्लेन उड़ता है, बर्ड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, एरियल अम्ब्रेला उड़ता है। ठीक है, तो सिर्फ टैंकर ऐसा है जो कि नहीं उड़ेगा, स्टेशनरी रहेगा अपनी जगह पे, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका इस क्वेश्चन को सोचने का। दूसरा ये हो सकता है कि एरोप्लेन, टैंकर, एरियल अम्ब्रेला, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है, जबकि बर्ड एक सजीव वस्तु है। तो बी भी हमारा आंसर हो सकता है इस लॉजिक से। तो दो लॉजिक है हमारे पास, और एक लॉजिक से बी आंसर होगा, एक से सी आंसर होगा। बी और सी में से कुछ भी एक मार्क कर दिया होगा तो ये सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए उदाहरणों से संबंधित समानता वाला शब्द चुनना है। कमरे में फर्श है, रूम में फ्लोर है, तो रिवर में क्या होगा, बॉटम होगा, तल होगा। जैसे कमरे में फर्श है वैसे ही जो नदी का फर्श है, नदी का फर्श यानी नदी का जो बॉटम है उसको कहते हैं तल या बॉटम। चल ठीक है। अगला सवाल, श्रृंखला के लुप्त अक्षर को चुनना है। सबसे पहले आ रहा है ABC, फिर आ रहा है GHI, फिर आ रहा है MNO, और अगला क्या आएगा ये सवाल हमसे पूछा है। ठीक है, तो ABC के बाद आया GHI, ए से जी पे गए, कितना गए, 6 लेटर्स आगे गए, ABCDEF, फिर आए जी से M में गए, अगेन 6 लेटर्स ऐड किए, तो M से आगे जाओगे 6 लेटर्स फिर से ऐड करोगे, क्या आएगा, MNOPQR, अगला आएगा S यानी STU, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है S के साथ। ठीक है, इजी क्वेश्चन। यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है तो उसी महीने के चौथे मंगलवार को कौन सी तारीख होगी। 16 तारीख को क्या है, शुक्रवार है, 16 को क्या है, फ्राइडे है, तो फिर आएगा सैटरडे, फिर आएगा संडे, फिर आएगा मंडे, फिर आएगा ट्यूसडे, यानी कि 4 दिन बाद हमारा आएगा ट्यूसडे। तो 16 में 4 ऐड करोगे कब आएगा, 20th को आएगा, 20 तारीख को ट्यूसडे होगा। और क्वेश्चन पूछा है अगला ट्यूसडे, 4th ट्यूसडे कब आएगा, तो 20 के बाद आएगा, 7 और जोड़ दोगे 27 को। जैसे 27 को आ रहा है, 20 को आ रहा है, 20 से पहले आया होगा 13 को, 13 से पहले आया होगा 6 को, यानी कि 6 को पहला था, फिर 13 को दूसरा था, फिर तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी आंसर है। हालांकि चौथा तुम ये ना भी चेक करते तो भी आंसर तुम्हारा, क्योंकि 25, 26, 27 ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विलुप्त संख्या याद कीजिए। संख्याएं क्या है, 12, 21, 23, 32, 34, और फिर अगली बतानी है। 12 से 21 पे क्या कितना जोड़ा हमने, 9 जोड़ा। 21 से 23 पे क्या कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, यानी कि अल्टरनेट, पहले 9 जोड़ रहे हैं फिर 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 जोड़ा है, यानी कि अब इस बार फिर से हम क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, 34 प्लस 9, 43 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हो, पहले हमने 12 को लिखा, फिर हमने 1 और 2 को इंटरचेंज कर दिया, तभी तो 9 का डिफरेंस आया, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का है। ठीक है, 12 से 21 लिखा, फिर 21 में हमने 2 को जोड़ा, 23 आ गया। ठीक है, फिर हमने तीनों 2 को इंटरचेंज कर दिया, फिर 34 लिखा है, तो अब 34 में 3 और 4 को इंटरचेंज करेंगे तो 43 आ गया। ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं, समझने का तरीका बस अलग अलग हो सकता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विलुप्त संख्या याद करनी है, ये तो बहुत ही आसान है। 1 से गए 2 पे, डबल किया हमने, 2 से गए 4 पे, डबल किया हमने, 4 से गए 8 पे, डबल किया हमने, 8 से गए 16 पे, डबल किया, तो 16 से आगे जाओगे, फिर डबल करोगे, फिर 2 गुना करोगे, 32 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में बेमेल शब्द युग्म हमें ज्ञात करना है, बेमेल शब्द युग्म क्या होगा। ठीक है, तो पहला है ऑप्शन ए है तरणी नाव, बिल्कुल सही है। अच्छा, तरणी होता है सूर्य, ठीक है, तो अगर तरणी लिखा होता तो गलत हो जाता, तरणी होता है सूर्य, तरणी होती है नाव। निर्झर झरना, ये भी सही है, बेमेल छांटना है, तो एक सेकंड, सही तो है बट ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बाद में लिखते हैं, ये सही है, निर्झर झरना भी सही है। ग्रह नक्षत्र सही नहीं है, तड़ाग तालाब भी सही है, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। ग्रह नक्षत्र क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रह है ये अलग वाला है, जो नक्षत्र होता है वो अलग ग्रह ये होता है। ये ग्रह तो कहता है घर, घर के लिए इस ग्रह का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारा ग्रह जो होगा इसके साथ नक्षत्र आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। अगला सवाल, बेमेल विलोमार्थक युग्म चुनना है। ठीक है, अंतरंग बहिरंग ये एक दूसरे का विलोम है, यानी कि ये भी सही है। अग्रिम अधिक ये गलत है, यही आंसर होगा। अधम महान ये भी सही है। अथ इति ये भी सही है। ठीक है, अथ यानी कि प्रारंभ, इति यानी समाप्त। अधम का उल्टा होगा महान, अग्रिम का उल्टा होगा अंतिम, अधिक का उल्टा होगा कम या न्यून, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अगला सवाल, उन्मिलन शब्द का विलोमार्थक शब्द क्या होगा, उन्मिलन। ठीक है, आंसर है ऑप्शन सी निमिलन। उन्मिलन का मतलब ये होता है, अगर पलकों के रिस्पेक्ट में बात करें तो आंखों का उठना, ठीक है, या किसी चीज के लिए खोलना, फैलना, खुलना, इस तरह के अर्थ है। ठीक है, बट पलकों के लिए होता है पलकों का खुलना या उठना। और निमिलन का मतलब हुआ पलकों का गिरना, या जिसको हम कहते हैं झपकना, झपकना भी कह सकते हैं, तो ये निमिलन का अर्थ होगा। ठीक है, जैसे और उदाहरण लें, उन्मिलन में क्या है हमारा, उपसर्ग है उत, उपसर्ग है। निमिलन में नी उपसर्ग है कि नहीं। ठीक है, तो एक और उदाहरण इसका ले सकते हैं विलोम का, जैसे उत्कृष्ट और निकृष्ट। उत्कृष्ट यानी ऊंचा कार्य, निकृष्ट यानी कि नीच कार्य। ठीक है, विलोमार्थक शब्द है उन्मिलन निमिलन। ठीक है, अगला सवाल, इष्ट शब्द का विपरीतार्थक, ये तो बहुत ही आसान, अनिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी।
इष्ट यानी जो चाहा, अनिष्ट यानी कि जो नहीं चाहा, अचाहा जो हो गया, ठीक है, कुछ बुरा। लेकिन हमें सही शब्द युग्म में छांटना है। सही शब्द युग्म में क्या होगा? तरी नाव, ये बिल्कुल सही है। द्वीप हाथी नहीं है सही। द्रव धन नहीं है सही। दैव देवता में कंफ्यूजन हो सकता है, बट दैव क्या हुआ? दैव वो हुआ जो देवता से संबंधित हो या प्रारब्ध हो। प्रारब्ध नहीं, जो भाग्य में लिखा है, यानी जो भाग्य में लिखा हुआ है, होनी कौन डाल सकता है? होनी हो गई, वो दैव है, ठीक है। यानी देवता से संबंधी भी हो सकता है दैव, लेकिन देवता नहीं होता है, ठीक है। तो तरी नाव ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ऑप्शन ए आंसर होगा इसका, ठीक है। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? अब ये तो कुछ भी नहीं है सवाल में। जब एक शब्द से अनेक अर्थ निकले उसको कहते हैं अनेकार्थक शब्द। ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल, आनंद का पर्यायवाची क्या होगा? रसाल। रसाल तो नहीं होगा। रसाल यानी कि जो रस से भरपूर हो, रस से युक्त हो, जैसे कि आम के लिए भी रसाल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आम रसाल नहीं है। विभूषण यानी कि गहनों से सजा हुआ, गहनों से सज्जित। उल्लास आनंद का पर्यायवाची है। लालसा नहीं होगा। लालसा यानी कि इच्छा, इच्छा। लिप्सा डिजायर, ठीक है। तो आनंद का पर्यायवाची होगा उल्लास। अगला सवाल, कपड़ा का पर्यायवाची क्या नहीं है? अंबर तो है पर्यायवाची, पट है पर्यायवाची, वसन है पर्यायवाची, पुंडरीक नहीं है पर्यायवाची। तो यही हमारा होगा आंसर। नहीं है इसीलिए तो आंसर है, ठीक है। नहीं है इसीलिए तो आंसर है। पुंडरीक किसको कहते हैं? पुंडरीक कहते हैं हम श्वेत कमल को। सफेद कमल को कहते हैं पुंडरीक। पुंडरीक होता है श्वेत कमल, और इसीलिए भगवान विष्णु को कहते हैं पुंडरीकाक्ष। देखिए जिनके जो आंख हैं, नयन नयन है, वो आक्ष यानी कि आंखें, आंखें कमल के जैसी हैं, कमल नयन है, तो पुंडरीकाक्ष या फिर कमल नयन कहते हैं, ये कहते हैं भगवान विष्णु को। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो कमलापति भी कहते हैं उनको। कमला किसको कहते हैं? लक्ष्मी जी को, ठीक है नहीं? यानी कि भगवान विष्णु की आंखों में क्या है? कमला, कमल नयन है। कमला आंखों में इसलिए भी आंख से सुंदर है, ठीक है। तो कमल नयन भी कहते हैं, कमलापति भी कहते हैं, पुंडरीकाक्ष भी कहते हैं। बेसिकली पुंडरीक हमारा श्वेत कमल को कहते हैं। बाकी कमल जो नीला कमल हो गया, नील कमल के लिए कोई और नाम नहीं है, लाल कमल के लिए कोई और नाम नहीं, पुंडरीक नाम है श्वेत कमल के लिए। कमल के लिए भी कभी पुंडरीक शब्द का यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे पुंडरीकाक्ष कह रहे हैं तो यहाँ पे कमल शब्द के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं पुंडरीक शब्द, ठीक है, बट श्वेत कमल होता है स्पेसिफिकली। अगला सवाल, अजर का तात्पर्य क्या है? अजर जो कि बूढ़ा ना हो। जर यानी बूढ़ा, अजर यानी कि जो बूढ़ा ना हो। ऑप्शन कहते हैं ना अजर अमर, जो हम तद्भव में बात करेंगे तो कहते हैं अजर अमर। या फिर जरा मरण भय, जरा यानी कि बुढ़ापा, मरण यानी कि मृत्यु। तो जरा और मरण का भय, ये तो दो सबसे बड़े भय हैं, बूढ़ा होने का भय और मृत्यु का भय, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखने पे क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। अनुवाद कहलाता है। एक भाषा को दूसरी भाषा में लिखा, अनुवाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सही शब्द युग्म है? प्रसाद घर, प्रसाद तो भगवान का प्रासाद होता है, ठीक है ना, वैसे भी तो गलत है। परिहार प्रहार, ये भी गलत है। परिहार यानी कि त्याग करना, छोड़ना, छोड़ना किसी चीज को, परिहार कर देना। प्रासाद महल बिल्कुल सही है। गुर शिक्षक, गुर यानी कि एक युक्ति के लिए कहेंगे, जुगाड़ के लिए कहेंगे, तो ये भी गलत है। गुरु होता तो सही होता, गुर है इसलिए गलत है। पक्ष का अनेकार्थक शब्द क्या नहीं होगा? पंख तो होगा, पंख तो होता है, क्योंकि पक्षी कहते हैं इसलिए तो कहते हैं पंख होता है इसलिए पक्षी है, तो पक्ष, पंख तो सही है। अंग भी सही है। पखवाड़ा भी सही है, पखवाड़ा कहते हैं ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो पखवाड़ा भी सही है। दिन नहीं है तो दिन ही आंसर होगा, ठीक है। अंग कैसे होगा? अंग ऐसे होगा, कहते हैं ना कि सेना के दोनों पक्षों को देखो, सेना की अगर दो पक्ष हैं, दो पार्ट है, ठीक है, पार्ट के लिए पार्ट क्या है? अंग है। तो अगर पक्ष हो गया, या तुम्हारा जो पक्ष है वो क्या है? तो इस तरह से पक्ष जो है उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, अंग भी उनमें से एक है, तो अंग बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ओके, या किसी समस्या के बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे पहलू हैं, तो उन बहुत सारे अंग हैं, तो उन पक्षों पे, उन अंगों पे विचार करो, ठीक है। तो इस तरह से पक्ष का इस्तेमाल बहुत सारी तरह से होता है, और अंग उनमें से एक ऑप्शन है, सही है बिल्कुल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सही वाक्य छाटिए। तुम वह और मैं चलूंगा, तालाब में छोटा सा मंदिर है, देरी गत करना, तुम मैं और वह चलेगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। गलत शब्द युग में क्या होगा? नियत निश्चित, बिल्कुल सही है। परुष आदमी, ये गलत है, बिकॉज पुरुष होना चाहिए था, यही आंसर होगा। परुष लिखा है, परुष यानी कि कठोर होता है, ठीक है, आदमी के लिए पुरुष होगा। प्रणय प्रेम, ये भी सही है। लक्ष्य और लाख, ये भी सही है। अंकुर शब्द का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? आंख नहीं होगा, मुख्य नहीं होगा,
परिच्छेद नहीं होगा, डाब होना चाहिए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, अनेकार्थक शब्द हो जाएगा डाब। ठीक है, तो डाब बेसिकली अंकुर क्या है, कोपल है, कोपल जैसा है। ठीक है, कोपल हो गया डाब। इसके लिए आई मीन जो दिए हैं ऑप्शन उनमें से सबसे अच्छा आंसर हमारे लिए डाब डाब है। डाब आम के अंकुर को भी कहते हैं। चोर शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं होगा, कुंभिल होगा, खनक होगा, दस्यु होगा, छल नहीं होगा, इसलिए छल आंसर होगा, ये छल पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तस्कर भी पर्यायवाची होगा, रजनीचर निशाचर, रजनीचर भी पर्यायवाची होगा। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं, विधवा नहीं, विधवा वो होती है जिसका पति मर गया, और सधवा जिसका पति जीवित हो। अध्युड़ा कहते हैं, अनन्य यानी जिसका कोई दूसरा अन्य ना हो। ठीक है, अध्युड़ा, अध्युड़ा हो गया वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। बेसिकली अध्युड़ा होता है प्रथम विवाहिता स्त्री। तो प्रथम विवाहिता स्त्री लिखने का मतलब ये हुआ कि प्रथम के बाद द्वितीय भी है, तभी तो प्रथम लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहली, जिससे पहली शादी हुई है उसके बाद किसी से शादी हुई है, यानी कि वो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर चुका है, तो उस स्त्री को हम कहते हैं अध्युड़ा। क्लियर है, जैसे समझने के लिए समझो, जैसे नवोढ़ा कहते हैं, नई विवाहिता स्त्री को कहते हैं नवोढ़ा। ठीक है, नवविवाहिता स्त्री को कहते हैं नवोढ़ा। अनूढ़ा कहते हैं उस स्त्री को जिसका विवाह नहीं हुआ है। ठीक है, विवाह नहीं हुआ है ऐसी प्रेमिका, उसको कहेंगे अनूढ़ा। ठीक है, यानी विवाह की वो इच्छा रखती है, विवाह उसका हुआ नहीं है, प्रेम करती है किसी से। नवोढ़ा जिसका नया विवाह हुआ है। अद्युड़ा जिसकी प्रथम विवाहिता स्त्री है। ठीक है, क्लियर है, ओके। अगला क्वेश्चन, सही विलोमार्थक युग्म चुनना है। अथ न्यूनतम, अथ और न्यूनतम दोनों अलग अलग बातें होंगी। ठीक है, ये तो विलोमार्थक नहीं है। गणतंत्र राजतंत्र, गणतंत्र यानी कि जनता का तंत्र, राजतंत्र यानी कि राजा का तंत्र, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑप्शन बी आंसर होगा। अधम सुगम, ये भी ऑपोजिट नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, अनुरक्ति अनुराग, ये भी ऑपोजिट नहीं है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, गणतंत्र राजतंत्र। ठीक है, अगला सवाल, उदार शब्द का विलोम क्या होगा, संकीर्ण होगा, संकीर्ण होगा। ग्रंथ शब्द का पर्यायवाची बिल्कुल ही आसान है, पोथी होगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो पोथी हमारा सही जवाब है ग्रंथ का। अब फिर से पैसेजेस हैं, अब हमारे पास चार पैसेजेस और हैं, 5-5 क्वेश्चंस के, जो कि हिंदी में ही होंगे। चलो अब इनको पढ़ते हैं और इनके बेसिस पे सवालों को करते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल एंड पे आ गए हैं अपने सेशन के। पहला पैसेज, अगर लोक साहित्य की जरूरत हो तो वह विद्यालय के अध्यापक या कॉलेज के प्राध्यापक के पास नहीं मिलेगा। लोक साहित्य कहाँ मिलेगा, एक प्राध्यापक या अध्यापक के पास तो नहीं मिलेगा, किसी राजकीय कर्मचारी के पास भी नहीं मिलेगा, विलायत या अमेरिका से खेती बाड़ी का प्रशिक्षण लेके आने वाले किसान के पास भी नहीं मिलेगा। लोक साहित्य तो रहता है चड़स, चड़स हाँकने वाले किसान के पास। चड़स क्या होता है, वैसे जरूरत नहीं है क्वेश्चन का आंसर करने की, बट चड़स होता क्या है। चड़स कहते हैं एक जो थैला होता है ना, थैला बनाते हैं, चमड़े का थैला होता है, जिससे पानी भरते हैं कुएं से और खेतों में सिंचाई करते हैं। ठीक है, पानी भरते हैं और सिंचाई करते हैं, तो चड़स उसको कहते हैं, या फिर उसको तरसा भी कहते हैं कहीं कहीं पे। चड़स हाँकने वाले किसान के पास, या खेतों में भाथा लेकर जाने वाली भतवारी के पास। भाथा वैसे कहते हैं तूणीर को, तरकश को, लेकिन शायद यहाँ पे कोई और मतलब है भाता का, मुझे जानकारी नहीं है उसकी। तुम लोग को जानकारी हो तो कमेंट में बता सकते हो कि भाता क्या होता है। खेतों में भाता लेकर जाने वाली भतवारी के पास, या तो वह रहता है पनघट जाने वाली पनहारिन के परगड़े में, या फिर रहता है किसी ईंधन बटोरने वाली बुढ़िया के पास। लोक साहित्य रहता है सोनी के पास या लुहार के पास, या फिर रहता है कुम्हार के चाक में। कभी वह तंबूरे की रणकार में रहता है। तंबूरा क्या है, वीणा जैसा होता है वाद्य यंत्र। ठीक है, जिसमें 4 तार होते हैं। ठीक है, तो तंबूरे की रणकार में रहता है कभी, तो कभी चूड़ियों की झनकार में रहता है। भाट चारण और पुराने जोगी जति लोक साहित्य के ज्ञाता होते हैं। कई बार तो वह रहता है माता जी को अर्पित नर नारियों के पास, तो काफी कुछ रहता है ग्वालों की जीप पर। लोक साहित्य की शोध करनी हो तो शहर छोड़कर गांव में जाना पड़ेगा, या गांव छोड़कर सिवान में जाना पड़ेगा। शायद सिवान में रहने वाले किसी व्यक्ति ने लिखा है ये। तो पहला क्वेश्चन है, ग्वालों के किस अंग पर लोक साहित्य निवास करता है, ग्वालों की जीप पर निवास करता है, ऑप्शन डी आंसर है। अगला सवाल, लोक साहित्य के ज्ञाता कौन होते हैं, प्राध्यापक नहीं होते हैं, कॉलेज के प्राध्यापक भी नहीं होते हैं, राजकीय कर्मचारी भी नहीं होते, भाट चारण और पुराने जोगी जति होते हैं, ऑप्शन डी आंसर है। अगला सवाल, लोक साहित्य कहाँ रहता है, चड़स हाँकने वाले किसान के पास रहता है, विद्यालय प्राध्यापक के पास नहीं रहता है, अमेरिका से प्रशिक्षित प्राप्त किसान के पास भी नहीं रहता, राजकीय कर्मचारी के पास भी नहीं रहता है। आसान सवाल बिल्कुल। लोक साहित्य की जरूरत पड़ने पर कहाँ जाना होगा, विलायत बिल्कुल नहीं, शहर बिल्कुल नहीं, विश्वविद्यालय बिल्कुल नहीं, गाँव जाना होगा। गाँव में भी जाने पर ना मिले तो गाँव छोड़ के सिवान जाना होगा। अगला सवाल, तंबूरा क्या है, लोकवाद्य है, अभी देखा हमने, तंबूरा एक लोकवाद्य होता है। ठीक है, चलो 5 क्वेश्चन हो गए, आसान सवाल हो गए। अब दूसरा पैसेज, सफलता के द्वार के ताले बिना परिश्रम की कुंजी के नहीं खुलते, यानी परिश्रम की कुंजी है जिससे कि सफलता के द्वार के ताले खुल जाते हैं। जीवन की सफलता का रहस्य परिश्रम है,
परिश्रम करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी बाधा से विचलित नहीं होता। वैज्ञानिक आविष्कारों के पीछे भी क्या है? केवल परिश्रम है। यहाँ तक कि मधुमक्खी का परिश्रम का उदाहरण भी देखा जा सकता है, जो फूलों के रस की एक एक बूंद एकत्र करके शहद का छत्ता तैयार करती है। ऊपर की ओर चढ़ती चींटी को न जाने कितनी बार गिरती है, पुनः श्रम करके आगे बढ़ती है। परिश्रम करने वालों को हम क्या कहते हैं? कर्मवीर कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर है। जीवन में सफलता किस चीज से मिलती है? तो सफलता मिलती है किससे? परिश्रम से मिलती है। परिश्रम से मिलती है। बलिदान, बुद्धि, चालाकी, यानी सफलता के लिए परिश्रम सबसे जरूरी है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? चींटी का श्रम? नहीं, ये चींटी के बारे में नहीं है। चींटी के बारे में आखिरी लाइन में जरूर लिखा है, पर ये चींटी के बारे में नहीं है, परिश्रम के बारे में। मधुमक्खी का परिश्रम मधुमक्खी के बारे में भी नहीं है। मधुमक्खी के बारे में एक लाइन जरूर है, बट परिश्रम के बारे में। त्याग एवं बलिदान कहीं से भी नहीं है। परिश्रम सफलता की कुंजी, बिल्कुल यही होगा शीर्षक हमारा। परिश्रम सफलता की कुंजी है, वही हमारा शीर्षक होगा इस गद्यांश का। अगला सवाल, मधुमक्खी किस तरह शहद तैयार करती है? तो एक एक बूंद एकत्र करके, फूलों के रस की एक एक बूंद एकत्र करके तैयार करती है। ऑप्शन बी आंसर है। वैज्ञानिक खोजों के पीछे मूल कारण क्या है? परिश्रम है, और क्या है? परिश्रम के अलावा और कुछ है ही नहीं इस पैसेज में। ऑप्शन बी आंसर है। अगला पैसेज, शंकर देव असमिया नाटक तथा रंगमंच के जनक हैं। उन्होंने आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व नाटक लिखने तथा मंचन करने की शुरुआत की। उस समय संस्कृत नाटक अपने उतार पर था तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं अर्थात उत्तर भारतीय भाषाओं में नियमित तथा विशिष्ट नाट्य साहित्य का विकास नहीं हुआ था। ऐसे में एक प्रश्न स्वाभाविक तौर पर उठाया जा सकता है कि मध्यकालीन भारत में प्रारंभिक दौर में शंकर देव ने अपने स्तर पर नियमित रंगमंच तथा संपूर्ण लंबाई वाले नाटकों का लेखन किस तरह से किया होगा? कला के समग्र परिवेश के परिप्रेक्ष्य में भी यह सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अपनी एक रचना में शंकरदेव ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि उनका संबंध एक गंधर्व कुल से रहा है, तथा यह भी कि उनके पिता कुसुम्बर उनके पिता हैं, जो अपने जमाने के प्रमुख गंधर्व थे। गंधर्व पद का सीधा अर्थ है गायक और संगीतविद। गंधर्व यानी कि गायक और संगीतविद। शंकरदेव के समय संस्कृत नाटक की क्या स्थिति थी? उतार पे था। उतार पे था। ऑप्शन बी। असमिया नाटक लेखन की शुरुआत कब मानी जाती है? आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व। ऑप्शन डी आंसर आएगा। ठीक है। कुसुम्बर कौन थे? पिता थे इनके, लेकिन गंधर्व थे। गंधर्व यानी गायक और संगीतविद थे। शंकरदेव का समय कब का है? अब ये देखो, ये भी कहाँ पे लिखा हुआ है? मध्यकाल का है वैसे तो, लेकिन लिखा कहाँ पे? ये भी लिखा हुआ है शंकरदेव ने मध्यकालीन भारत। मध्यकाल। ऑप्शन बी। असमिया रंगमंच के जनक कौन है? शंकरदेव स्वयं है, पहली लाइन ही कहती है। ऑप्शन बी। अगला पैसेज, 1857 के विप्लव की जितनी सघन व्यापकता थी। विप्लव क्या हुआ? वैसे तो विप्लव का मतलब उपद्रव भी होता है, बट यहाँ पे अर्थ है विद्रोह या फिर क्रांति। ठीक है, यहाँ पे अर्थ है विद्रोह या फिर क्रांति से। तो 1857 के विप्लव की जितनी सघन व्यापकता थी, अंग्रेजों ने उसे उतनी ही बर्बरता के साथ कुचल दिया। उस विप्लव ने दोनों ही पक्षों को सोचने और अपने अपने निष्कर्ष निकालने के लिए विवश भी कर दिया था। अंग्रेजों ने क्या निष्कर्ष निकाला? यह निष्कर्ष निकाला था कि भारतीयों की सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीयता की भावना अंग्रेजी साम्राज्य के लिए खतरनाक है। खतरनाक है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे? अतः उनमें परस्पर फूट डालकर वैमनस्य की भावना भरने की नीति पर चलना होगा। भारतीयों ने विप्लव के परिणामों से यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि अंग्रेजों को भारत से बेदखल करने के लिए शस्त्र ही पर्याप्त नहीं है, शास्त्र भी जरूरी है। लिहाजा नई पीढ़ी को भारतीय संस्कारों और राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूरित करने के लिए अपनी भाषा में मिलने वाली शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है। पहला सवाल, बेदखल का अर्थ क्या है? बेदखल कर देने का सोचा। बेदखल करने का मतलब क्या हुआ? कि अधिकारों से वंचित कर देना, अधिकार से च्युत कर देना। ठीक है। अधिकार युक्त तो उल्टी बात होगी। ऑप्शन ए आंसर है। अधिकार च्युत कर देना, अधिकारों से वंचित कर देना। ठीक है, बेदखल कर देना। भारतीयों ने विप्लव से क्या सीखा? क्या सीखा विप्लव से? कि अंग्रेजों से तर्क से जीता जा सकता है, कूटनीति से जीता जा सकता है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सीखा कि शस्त्र पर्याप्त नहीं, शास्त्र भी जरूरी है। शास्त्र भी जरूरी है। ऑप्शन डी सीखा। राष्ट्रीय भावनाओं के विकास हेतु भारतीयों को क्या करना चाहिए? शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा पे बढ़ावा देना चाहिए। अंग्रेजों के तौर तरीके नहीं, अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार नहीं, अपनी भाषा में शिक्षा, बिल्कुल यही है। स्वाभिमान का विकास, ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। अप्रोप्रिएट आंसर, सबसे सही आंसर अपनी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, जो लिखा हुआ है पैसे। अगस्त और 1857 के विप्लव से अंग्रेजों ने क्या निष्कर्ष निकाला? भारतीयों को आसानी से दबाया जा सकता है। हाँ, फूट डाली जा सकती है, फूट नहीं डाली जा सकती, बिल्कुल नहीं। भारतीयों की एकता और राष्ट्रीयता अंग्रेजों के लिए खतरा है, बिल्कुल यही सीखा उन्होंने। और ऑप्शन डी भी आंसर नहीं है इसका। अगला सवाल, आखिरी सवाल इस प्रश्न पत्र का, अंग्रेजी साम्राज्य के लिए क्या खतरनाक था? खतरनाक क्या था? भारतीयों की सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीयता की भावना, ये खतरनाक थी। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, यही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे के सारे जो 100 प्रश्न थे डिस्कस कर लिया। मुझे लगता है कि तुम्हें सारे के सारे सवाल समझ में आएंगे, और सारी की सारी बातें जो हमने डिस्कस की हैं इस क्वेश्चन में, इस डिस्कशन में, वो सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है। अगर अब तक कोई भी तुम्हारा डाउट दिमाग में रह गया है तो बेहिचक उस डाउट को कमेंट में मेंशन कर देना, और मैं उसको वहाँ पर रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, उसको हम वैसे हल कर लेंगे। अगर चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो जरूर से कर लेना, साथ में बेल आइकन, घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर देना। साथ में टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो @ADITYAKT, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज ADTY मैथ्स।
ठीक है, स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो इतना ही रखते हैं सेशन में, और अगर पसंद आया सेशन तो डेफिनेटली लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो, पढ़ते रहो।